एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि 8000 साल पहले डीमन वर्ल्ड के सारे डीमंस के इंस्पेक्टर ने डीमन वर्ल्ड को इकट्ठा किया और इमॉर्टल वर्ल्ड के खिलाफ एक भद्दी जंग छेड़ दी। और हम लोग देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड आसानी से इमॉर्टल वर्ल्ड को ओवरटेक करने लग जाता है। लेकिन तभी उस फाइट के बीच में हमारी स्टोरी की हीरोइन एम्प्रेस ईहे वहाँ पर एंटर करती है। ईहे को वहाँ पर देखकर इमॉर्टल वर्ल्ड के सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। ईहे भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाती है, इससे बादलों को चीरते हुए एक बड़ी सी तलवार नीचे गिरने लग जाती है। सारे डीमन उस बड़ी सी तलवार को देखने लग जाते हैं और इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग बोलते हैं कि हमारे एम्प्रेस ये इन तीनों रियलम्स में सबसे ज्यादा इनविंसिबल है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं उस बड़ी सी तलवार को काले कलर की धुंध घेरने लग जाती है। यह भी उस धुंध को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है डीमन की। और फिर इहे के सामने हमारी स्टोरी का हीरो चला आता है। यह उससे बोलती है क्या तुम ही वो हो जिसने होली डीमन टेम्पल को क्रिएट किया और सारे डीमन वर्ल्ड को इकट्ठा। और हमारा हीरो डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम डीमन लॉर्ड होता है और इसका नाम होता है टियांग होंग। यह टियांग से बोलती इतनी ज्यादा जिंदगियों को बलिदान क्यों दिया गया। और टियांग यही की बातें सुनकर बोर हो रहा होता है और फिर यह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि आज ये एम्प्रेस यह तुम्हें जान से मार देगी डीमन। और फिर यह फुल स्पीड से टियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब वहाँ से धुआं उठता है तब हम लोग देखते हैं कि टियांग ने अपना हाथ यह के सीने के आर पार कर दिया होता है। और टियांग यह से बोलता है ये कितने दुख की बात है, तुम्हें नहीं जीत सकी डेटी। और हाँ, डेटी का मतलब एक तरह से देवता होता है। और फिर टियांग आगे बोलता है इसके बाद से तीनों रियलम्स में क्या कोई डेटी इनविंसिबल होगी। यह मरते हुए टियांग से बोलती है डीमन इस नफरत को सहा नहीं जा सकता है, तुम मुझे याद रखोगे और मैं तुमसे बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितने साल बीत जाते हैं, चाहे 10,000 साल बीत जाए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बदला लेने वापस आऊंगी। और इतना सब बोलने के बाद यह की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर इसी तरह से 8,000 साल बीत जाते हैं। और हम लोग टियान को देखते हैं जो कि अपने सिंहासन में बैठा हुआ सोच रहा होता है। देवता लगभग 10,000 सालों तक अमर रहे हैं, उनके पास अंतहीन जीवन था और साथ ही मॉन्स्टर के ऊपर राज करने का अधिकार भी, लेकिन वो कभी भी दाव और टेंडर्स को साबित नहीं कर पाए। टियांग आगे बोलता है 10,000 साल पहले पृथ्वी से जब देवता इस दूसरी दुनिया पर आए तब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सब अकेले थे। उनके पास कोई भी परिवार नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही उनके पास कोई कारण था यहाँ पर आने का। और फिर टियांग अपने सीने के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है लेकिन ये अकेलापन सबसे ज्यादा अच्छा है, देवताओं की श्रेष्ठता में उंगली करना और दाव को सिद्ध करना ये सबसे ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद टियान अपने लिए एक गेट खोल देता है और बोलता है मुझे इस मॉर्टल दुनिया के अंदर जाने दो और एक मॉर्टल की तरह इसमें ट्रैवल करने दो। वो गेट टियांग से बोलता है तुम बिना लाल धुंध को पार करे इस गेट को पार कैसे कर सकते हो। वो गेट टियांग को आगे बताता है कि देवता ने इस बॉडी को सील कर दिया है और इसके डीमन ब्लड और डीमन एनर्जी को भी, इसीलिए अब तुम्हें एक मॉर्टल की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। और एक मॉर्टल यार हम तो लोगों की तरह इंसान ही होता है। और फिर वो गेट टियांग से आगे बोलता है कि निचले स्तर की दुनिया में जाओ और वहाँ पर एक नम्मी जिंदगी जियो, एक ऑर्डिनरी लोग की तरह। और फिर वो गेट बंद होते हुए बोलता है कि ये दुनिया उसके सभी रूपों को देखे और वो इस दुनिया की सबसे साधारण खुशी पाए। और फिर उसके बाद अगला सीन जाओ जियांग डोमेन फेंसिंग सिटी का होता है और हम लोग एम्प्रेस ईहे के इंसानी वर्जन को देखते हैं जो कि अपने ससुराल में झाड़ू लगा रही होती है। और फिर उसके बाद हम लोग डीमन लॉर्ड टियांग के इंसानी वर्जन को देखते हैं जो कि वाइफ चिल्लाता हुआ अपने घर के अंदर एंटर करता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं आज पैसों के देवता से मिला हूँ और बताता है कि मैंने इस महीने का किराया भर दिया है। यह टियांग की तरफ देखती है और उसे दाना कह के बुलाती है और इसका मतलब पति होता है और ये बिल्कुल एनिमे का असर है। और फिर यह झाड़ू को वहीं पर छोड़ते टियांग के पास भागते हुए चली जाती है और उसे किस कर लेती है, जिससे टियांग हल्का सा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो भी नॉर्मल हो जाता है। और फिर यह टियांग से बोलती है दाना तुम आखिरकार घर पर आ ही गए। और फिर यह टियांग को खाना खिलाने के लिए खींच कर लेकर जाने लग जाती है और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है ये ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, मुझे डीमन वर्ल्ड में एक दूसरे की लाइफ में उंगली करने वाले लोगों को देखने की आदत पड़ी है, लेकिन ये वही जिंदगी है जो मैं चाहता था। और फिर उसके बाद अगला सीन डाइनिंग टेबल का होता है और टियांग अपनी वाइफ का बना हुआ खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए अपनी वाइफ की तारीफ करता है कि मेरी वाइफ की कुकिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। यह टियांग से बोलती है दाना धीरे से खाओ, अगर इतना काफी नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। और फिर यह टियांग से पूछती है कि आज का बिजनेस कैसा था। टियांग अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालते हुए बोलता है वाइफ सरप्राइज मत होना। और फिर टियांग अपनी जेब से पैसे निकालता है और अपनी वाइफ से बोलता है वाइफ देखो। यह उन पैसों को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या ये सच में 12 टेल्स है, लेकिन ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और फिर यह टियांग के सामने कांपने लगती है। टियांग उससे पूछता है वाइफ क्या हो गया है। टियांग चिल्लाकर बोलता है वाइफ ऐसा नहीं है, मेरी बात अच्छे से सुनो। और फिर टियांग बताता है कि मेरी शॉप पर एक बच्चा आया था और उसके दादाजी उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहते थे और उस बच्चे ने बहुत ही फैंसी मंकी किंग चूज किया जो कि मैंने बनाया था। और हम लोग देखते हैं उस बच्चे के दादाजी टियांग से पूछता है बॉस ये कितने का है। और टियांग उस बूढ़े आदमी को बताता है कि 12 टेल्स। और टियांग को इसी तरह से वो पैसे मिले थे। और फिर टियांग
अपनी वाइफ से बोलता है, वाइफ देखो उसके रिजल्ट में मुझे ये 12 टेल्स मिले थे, जिससे ईहे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन पैसों को रखने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर टियांग अपने मन के अंदर सोचता है, यहाँ के मॉडल्स नंगी आंखों से देखने से सिर्फ मॉडल्स लगते हैं और मैंने तुम लोगों को मॉडल्स का मतलब बता दिया, इसलिए दोबारा मत पूछना। और फिर टियांग आगे बोलता है, ये लोग बस देवताओं द्वारा बनाई गई चीजें हैं। और फिर टियांग एक मुहावरा बोलता है कि हर चाकू में से कोई चाकू सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर टियांग उस बच्चे के बारे में बात करते हुए बोलता है कि पैसों का टैलेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, किसी भी तरह से वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हड्डियों के जोड़े के साथ पैदा हुआ है। अगर उसके पास मौका हुआ तो फिर वो किसी भी तरह से मास्टरी को पा लेगा, लेकिन ये सब कुछ उसकी खुद की क्रिएशन पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद अगला सीन शाम का होता है और यह टियांग के लिए सितार बजा रही होती है। और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है, दिन में 3 बार खाना और वो भी हल्की चाय और हल्के चावल के साथ, और रात के खाने के बाद पोएट्री के बारे में बात करना और जहाँ भी चाहे वहाँ पर खेलना और बातें करना। और फिर उसके बाद ईहे और टियांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या सुहाना दिन था। और फिर उसके बाद वहाँ पर बिल्कुल ही रात का टाइम हो जाता है और ईहे आराम से बैठकर आसमान को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी टियांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ईहे को कमर से पकड़ लेता है और उससे बोलता है, वाइफ देर हो रही है, हमें बेड पर चलना चाहिए। ईहे टियांग से पूछती है, क्या तुम मुझे फिर से बुली करना चाहते हो? और टियांग अपना सर हाँ में हिलाता है। और फिर ईहे टियांग को हरी झंडी दे देती है और टियांग अपनी लार बहाते हुए उसे बेड पर ले जाने लग जाता है। और फिर उसके बाद अगला सीन बेड का होता है। ईहे टियांग से बोलती है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए बुद्धू, जल्दी से यहाँ पर आओ। इसे टियांग की हवस का ठिकाना नहीं रहता और वो सीधा बेड के ऊपर जंप लगा देता है। और फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उनकी इस हरकत को चंदा मामा भी टेलीस्कोप लगाकर देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है और ईहे टियांग के साथ बिस्तर पर लेटी होती है और तभी उसके माथे पर एक लाइट चमकती है और ईहे को पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लग जाती हैं और ईहे को पता चल जाता है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड की एम्प्रेस हुआ करती थी। और फिर ईहे बोलती है, मेरा स्पिरिचुअल पावर के साथ इमॉर्टल बॉडी में जन्म हुआ है और मैंने अनगिनत डिजास्टर्स को अनुभव किया है और मुझे सेंट्रल हेवनली एम्प्रेस बनना है और फिर उसके बाद इमॉर्टल वर्ल्ड को लीड करना है और फिर मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड की महारानी बनना होगा। और फिर हमें यहीं से ईहे के पास्ट के बारे में पता चलता है। ईहे की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ईहे गॉड्स और डेमंस दोनों के ऊपर राज करती थी और एशियन टाइम में उसने जितने भी डेमंस को मारा था सब उसे डर के कांप रहे थे और ईहे ने तीनों रियलम्स यानी कि तीनों दुनियाओं की पावर को अपने साथ 10 साल तक लेकर चली थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि हमारा हीरो उसके सामने नहीं आया। ईहे आगे बोलते हैं, मैंने उसके साथ फाइट की 3 दिन और 3 रातों तक, लेकिन आखिरकार मैं उससे हाथों मारी ही गई। फिर उसके बाद ईहे अचानक से जाग जाती है और अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख के सोचती है, मैं सच में इमॉर्टल वर्ल्ड की हेवनली एम्प्रेस का रिकार्नेशन हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मेरे पास ये मौका आया, लेकिन मैंने सच में अपनी इमॉर्टल कॉन्शियस को जगा लिया है। मुझे नहीं पता है कैसे, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी की यादें अब बाहर आ रही हैं। ये इन्हीं सभी बातों को सोच रही होती है कि तभी हमारे डीमन भाई साहब का हाथ आगे बढ़ता है और ईहे के संतरों को पकड़ लेता है, जिससे ईहे अचानक से चौंक जाती है और उसके हाथ को पीछे झटक देती है। और फिर ईहे टियांग की इस बात से गुस्सा हो जाती है और टियांग की तरफ देखते हुए सोचती है, मैं एक सेंट्रल हेवनली एम्प्रेस हूँ और मुझे हजारों लोग पूछते हैं और किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरे बारे में गलत तरीके से सोचे और मुझे इस पर्सन ने कम से कम 10,000 बार इसी तरह से छुआ होगा। और हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि सपने में भी वाइफ बड़बड़ा रहा होता है और तभी भाई इस मानवा का क्रिएटर कमेंट करता है, जैसा कि हमारे डीमन लॉर्ड भाई साहब से उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसके बाद ये अपनी नाटी की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या किसी महारानी को इस तरह के शर्मनाक कपड़े और शर्मनाक चीजें करने की छूट है? और अगर ये बात बाहर फैल गई तो फिर एक महारानी का मजाक बन के रह जाएगा। और इन सब चीजों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि ये टियांग को मार दे और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दे। और हम लोग दूसरी तरफ टियांग को देखते हैं जो कि अभी भी नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि वाइफ मुझे कल डिनर में स्ट्यू टोफू चाहिए। ये टियांग को मारने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो बीच में रुक जाती है और फिर बोलती है, ना, तुम्हारे साथ दिनों रात रहने से और तुम्हारे साथ गाने और किताबें पढ़ने के साथ साथ चाहे रात हो चाहे बरसात हो मैं तुम्हारे साथ खुश रहती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इसके बारे में भूल जाओ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक हेवनली महारानी हूँ, या फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तीनों रियलम्स की एक सुप्रीम बीइंग हूँ। और क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ एक ऐसा रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का, तो फिर मैं तुम्हारी हमेशा वाइफ बनकर ही रहूंगी। फिर उसके बाद यह बोलती है, डीमन लॉर्ड मैं तुम्हें पहली बार जाने दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि ये महारानी अपनी इमॉर्टल बॉडी को रिकवर नहीं कर लेती और इमॉर्टल वर्ल्ड वापस नहीं लौट जाती है। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगी और अपना सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगी। और तभी यही की नजर टियांग पे जाती है जो कि सपने में वाइफ कह के किस किस मांग रहा होता है। और फिर उसके बाद ये टियांग को किस करते हुए बोलती है, बुद्धू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हें कोई भी छू नहीं सकेगा। और फिर उसके बाद ये टियांग को किस करती है और उसी के साथ लिपट कर सो जाती है। फिर उसकी अगली सुबह टियांग उठता है और यह से बोलता है, वाइफ दानों को तैयार करो। फिर उसके बाद यह भी उठ जाती है और टियांग को पीछे से गले लगाकर बोलती है, ठीक है दान्ना। फिर उसके बाद यह टियांग को तैयार करती
करती है और टियांग इहे को कमर से पकड़ लेता है और उसके साथ चिपका कर बोलता है, ऐसी धार्मिक वाइफ का होना जो कि अपने पति का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, मैं तो बहुत ज्यादा खुशनसीब हस्बैंड हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए और ना मैं इसके कुछ मांगने के काबिल हूँ। यह भी मौके का फायदा उठाते हुए बोलती है, दाना मेरी फेयर एंड लवली क्रीम खत्म हो गई है और मेरा वाटर पाउडर भी, आज मेरे साथ चलकर बाजार में ये सब खरीद दो। टियांग यही से बोलता है, ठीक है, और हस्बैंड तुम्हारे लिए आज तुम्हारी ड्रेस चेंज करेगा, तो फिर तुम बताओ कि तुम किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो। ये शर्माते हुए बोलते, तुम जैसे चूज करोगे और मुझे तुम्हारे विजन के ऊपर ट्रस्ट है। फिर उसके बाद टियांग ये के लिए उसके कपड़े चूज करता है और उसको सजा देता है और यह कुछ इस तरह की लगती है। फिर उसके बाद टियांग ये के बाल बनाते हुए बोलता है, वाइफ हस्बैंड इस पूरा टाइम इमोशन फील कर रहा था। ये पीछे मुड़कर टियांग से पूछती है, क्या? टियांग उससे बोलता है, इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत वुमन इस दुनिया के अंदर है। फिर उसके बाद ये टियांग को छेड़ते हुए बोलती है, जब वाइफ ड्रेसअप नहीं होती तब वो क्या प्रिटी होती है, जिससे टियांग की सांसें अटक जाती हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है, क्या तुम मेरे ऊपर उधार डालने की कोशिश कर रही हो? ये सब कह के टियांग भी यही को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, नहीं नहीं, जब वाइफ ड्रेसअप नहीं होती है तब वो एक लाइट की तरह और एक एलिगेंट की तरह सुंदर होती है, जो कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। यह टियांग की इन सभी मीठी मीठी बातों से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टियांग को बदले में एक किस कर देती है। फिर उसके बाद वो दोनों मार्केट चले जाते हैं यह के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। अगला सीन मार्केट का होता है। टियांग और यह दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन तभी टियांग की नजर कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर तलवार टांग रखी होती है। टियांग उन लोगों की तरफ देखकर कुछ सोचता है, लेकिन तभी यह बोलती है, हस्बैंड तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ा वो देख कर आती हूँ। और यह जाने के बाद टियांग की नजर तभी एक स्लेव सेलर के ऊपर पड़ती है जो कि बन्नी गर्ल बेच रहा होता है। वो सेलर बोलता है, सारी सुंदरता यहीं पर भरी पड़ी है, इनके पास मस्त फिगर और स्टैमिना है, जो कोई भी इनके पास से गुजरता है अगर उसने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा। टियांग उन बन्नी गर्ल्स की तरफ देखते हुए सोचता है, ताकतवर लोग कमजोर लोगों को खाते हैं, इस दुनिया में कमजोर रहना एक पाप है। और टियांग इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो सेलर टियांग को आवाज लगाकर बोलता है, ब्रदर क्या तुम एक बन्नी गर्ल खरीदना चाहते हो? मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि वो बन्नी गर्ल तुम्हें मजा जरूर देगी। लेकिन टियांग उस सेलर को मना कर देता है। फिर उसके बाद वो सेलर टियांग के कंधे के ऊपर हाथ रख लेता है और टियांग से बोलता है, ब्रदर 20% ऑफ ब्रदर, ये सिर्फ स्पेशल ऑफर है जो कि तुम्हारे लिए है और ये मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। टियांग उस पिंजरे की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बड़ी शर्म की बात है कि ये दुनिया रूथलेस है, इन सारे लिविंग बींग्स को एक कुत्ते की तरह बांध रखा गया है और उन्हें बेचा जा रहा है। और टियांग इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से इहे आ जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम्हारी सांस वहीं पर अटक गई है? क्या तुम्हें खरीदना चाहोगे जो कि तुम्हारी रात भर सेवा करेगी? जिससे टियांग की सांसें अटक जाता है और वो अपनी वाइफ से बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। ये टियांग से बोलती है, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से गई थी और तब तक तुम अपनी आंखें कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या तुम उनमें से किसी को खरीदना चाहते हो या फिर तुम उन सभी को खरीदना चाहते हो? टियांग यही का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, रुको बाबा, और उसे वहां से ले जाने लग जाता है। लेकिन यह टियांग का हाथ झटक देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ गुस्से से मोड़ लेती है और टियांग से बोलती है, मुझे नहीं जाना है, तुम उन्हें देख लो पहले अच्छे से और उनमें से खरीद भी लो। टियांग यही को मक्खन लगाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सारा दिन देखता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को कैसे देख सकता हूँ? ये उस स्लेव सेलर को गाली देते हुए सोचती है, तुम मेरे सामने खड़े हो और ऐसा गंदा बिजनेस कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम मेरे हस्बैंड को भी नीचा दिखाना चाहते हो और तुम जल्द ही इस पेंजिंग सिटी से गायब हो जाओगे और मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। और फिर उसके बाद ये तिरछी नजरों से उस स्लेव सेलर को देखने लग जाती है, जिससे उस स्लेव सेलर के साथ टियांग की भी फट जाती है और वो दोनों एक साथ सोचते हैं ये कितनी ज्यादा डरावनी है। फिर उसके बाद टियांग और ये दोनों एक साथ अलग अलग शॉप में जाते हैं और एक साथ शॉपिंग करते हैं और खाना भी खाते हैं। फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है, वाइफ तुम्हें जो कुछ भी लेना है और जो कुछ भी खत्म हो चुका है वो सब ले लो और फिर उसके बाद यहाँ से घर चलते हैं। और ये मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके दान्ना। फिर उसके बाद उस मार्केट के अंदर से पेंजिंग सिटी की जनरल वापस आ रही होती है और जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़की ये की सिस्टर है, कजिन सिस्टर। टियांग ये के साथ खड़ा होता है और ये की सिस्टर के बारे में बोलते हुए बोलता है, वो लड़की काफी ज्यादा इम्पोजिंग है। एक लड़का टियांग के साथ खड़ा होता है और वो टियांग को बताता है कि ये लड़की फू टियानयू की छोटी बहन है और मुझे सच में इस बात के बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये लड़की इतनी जल्दी डीमन वुल्फ क्लैन के खिलाफ विरोध करके वापस आ जाएगी। दूसरा बंदा बोलता है, ये बात बिल्कुल सही है, वो डायनेस्टी की सबसे यंगेस्ट वॉर गॉड है, उसका नाम है महारानी सनफेंग और मुझे इस बात की भी गारंटी कि नहीं इसका नाम सनफेंग है या नहीं, लेकिन हम इसे अभी के लिए सनफेंग ही बुलाएंगे। यह भी सनफेंग के बारे में सोचते हुए बोलती है, ये बुरा नहीं था, तुम जल्दी वापस आ गई छोटी बहन। सनफेंग मुड़ के यह और टियांग की तरफ देखती है तो यह जल्दी से टियांग के पीछे छुप जाती है, जिससे कि सनफेंग उसे नहीं देख पाती है। और तभी टियांग को भीड़ के अंदर से किसी की ईविल की महसूस होती है और टियांग बोलता है, क्या कोई सच में कुछ करने वाला है? और तभी भीड़ के अंदर से एक असैसिन बाहर निकलता है और सनफेंग की तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। सनफेंग का गार्ड सनफेंग से बोलता है कि यहाँ पर असैसिन है, लेकिन सनफेंग कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। और दूसरी तरफ टियांग अपनी वाइफ को कसके पकड़ लेता है और बोलता है, वाइफ जल्दी से सावधान रहो। दूसरी तरफ सनफेंग अपनी तलवार बाहर निकालते और उस बॉम्ब के ऊपर एक
फ्लैश लगाती है जिससे वो बम ऊपर जाकर हवा में फटता है और सारे लोगों की नजर उस बम पर पड़ती है जिससे वहां पर एक भगदड़ मच जाती है। फिर उसके बाद असैसिन के लीडर बोलता है जैसा प्लान किया गया था वैसा ही करो, और दूसरी तरफ सैनफेंग अपने लोगों से बोलती है जैसा कहा जाए वैसा ही करना। सैनफेंग के सोल्जर बोलते हैं जनरल प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, और सैनफेंग ऑर्डर देती है उन सारे असैसिन को जान से मार देने का। फिर उसके बाद वो सारे कल्टीवेटर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और लोग उनकी पावर को देखकर बोलते हैं ये सारे लोग कल्टीवेटर है और उनमें से एक कल्टीवेटर के पास कंटेम्पलेटिव रियलम की स्टेट है। फिर उसके बाद वो सारे कल्टीवेटर एक एक करके अपने टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर अपने टेक्निक इस्तेमाल करता है हेवनली सील, दूसरा इस्तेमाल करता है रूई रूलर, तीसरा इस्तेमाल करता है द ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ हेल, और चौथा इस्तेमाल करता है फायर फिनिक्स फेदर। और दूसरी तरफ सैनफेंग के सोल्जर सैनफेंग को बचाने के लिए अपने प्रोटेक्टिव सील को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद उन सारे असैसिन के अटैक उनकी शील्ड से जाकर टकराते हैं जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है ये कितने दुख की बात है, एक चींटियों का ग्रुप यहाँ पर आकर उधम मचा रहा है। अगर मुझे मेरी वाइफ को चोट लगने और डिमोनिक की के अनसील होने का डर न होता तो फिर ये डेटी तुम लोगों को कभी माफ न करता। और फिर उसके बाद टियांग प्लान करता है कि वो इहे को यहाँ से लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद टियांग इहे की तरफ मुड़कर इहे से बोलता है वाइफ डरना मत, चलो यहाँ से जल्दी घर वापस चलते हैं। लेकिन जब टियांग पीछे मुड़कर देखता है तब इहे की जगह पर वहाँ पर एक दूसरी लड़की खड़ी होती है और वो लड़की कुछ इस तरह की होती है कि टियांग की फटके हाथ में आ जाती है। और टियांग बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है, जिससे भाई टियांग की आत्मा उसका शरीर छोड़ के भागने लग जाती है। लेकिन टियांग अपनी आत्मा को पकड़ता है और अपने अंदर वापस डाल लेता है। और टियांग बोलता है कि अभी इन सभी चीजों का टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद टियांग उस लड़की को पकड़ता है और बोलता है मॉन्स्टर मेरी वाइफ कहाँ पर है मुझे बताओ। दूसरी तरफ वो लड़की टियांग के ऊपर लाइन मारते हुए बोलती है इस भरी बाजार के अंदर यंग मास्टर मेरी बॉडी के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर मुझे से स्लेव को अपने पास चाहता है। फिर उसके बाद टियांग उस लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उस लड़की को घूरते हुए बोलता है और साथ ही साथ उसकी गुद्दी सटक रही होती है। टियांग बोलता है अपना मुंह बंद कर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी ज्यादा बकवास पीलने की। और फिर उसके बाद टियांग उस लड़की से बोलता है क्या तुम डांस करना चाहती हो। और फिर टियांग उस लड़की को दूर फेंक देता है और वो लड़की सीधा जाकर एक बंदे से टकराती है जो कि सैनफेंग के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है। सैनफेंग पीछे मुड़कर बोलती है कि अभी क्या हुआ, और जब सैनफेंग पीछे देखते हैं तब वहां पर वो लड़की और वो आदमी पड़ा होता है। और सैनफेंग उनकी तरफ देखते हुए सोचते हैं इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों क्यों मजे पड़े हैं। और फिर उसके बाद हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि खुद से बोलता है शांत हो जाओ, अभी इन सभी चीजों का टाइम नहीं है। और फिर टियांग अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए कॉन्संट्रेटिंग इंडेक्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे टियांग अपनी पूरी एनर्जी को पूरी फेंजिंग सिटी के अंदर फैला देता है। और टियांग को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ सेफ है, जो कि भीड़ के साथ थोड़ा दूर चली गई थी क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी। और फिर टियांग अपने सीने के ऊपर हाथ रख लेता है और बोलता है हालांकि मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी परेशानी और चिंता हो रही है। और फिर टियांग गुस्से से बोलता है अब पानी सर के ऊपर चला गया है। एक बंदा टियांग के बगल से सैनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है लेकिन टियांग उसके सर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है इस तरह का गंदा क्राइम करने के लिए तुम सारे लोग मरोगे। और इतना सब बोलने के साथ साथ टियांग की बॉडी से उसकी की भी बाहर रिलीज हो रही होती है। टियांग ने जिस बंदे को पकड़ा होता है वो बंदा टियांग से बोलता है तू कौन है बे, क्या तू मरना चाहता है जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और दूसरी तरफ टियांग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मैं ज्यादा सीलों को अनलॉक नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ये सारे लोग शौक से ही मर जाएंगे मेरी डैटी की डोमेन से। फिर उसके बाद टियांग अपने हाथों में मिलियन पॉइंट्स को इनयूनिट करता है जिसकी वजह से उस बंदे की बॉडी ही फट जाती है और टियांग की बॉडी के अंदर उसकी इमोर्टल की अनलॉक हो जाती है। और यहाँ पर टियांग के पास दो की है, पहली है डिमोनिक की, दूसरी इमोर्टल की, जो कि अभी तुम लोगों को पता चल जाएगी कि उसके पास कैसे आई है। टियांग अपनी इमोर्टल की को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है डीमन वर्ल्ड का सुप्रीम बीइंग होने के बावजूद भी मेरे पास मेरी इमोर्टल की अभी भी बची हुई है। और फिर उसके बाद टियांग सोचता है क्या मैं सच में इसको मिस कर दिया था। और फिर उसके बाद टियांग सोचता है कौन सोचेगा कि मैं डीमन वर्ल्ड का कोई सुप्रीम बीइंग हूँ जबकि मेरे पास एक इमोर्टल की भी है। और फिर उसके बाद टियांग हम लोगों को बताता है कि वो डीमन लॉर्ड होने से पहले एक इमोर्टल कल्टीवेटर हुआ करता था। और हम लोगों को यहीं से टियांग के पास्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। टियांग के पास्ट से हमें पता चलता है कि टियांग डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर होने से पहले एक इमोर्टल कल्टीवेटर हुआ करता था जो कि इमोर्टल कल्टीवेटर के पाथ पर चला करता था। लेकिन इमोर्टलिटी का पाथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है और आप जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं आप वैसे वैसे डिफिकल्टियां बढ़ती जाती हैं। आपको इसके अंदर फाउंडेशन करनी होती है, की को इकट्ठा करना होता है, ध्यान लगाना होता है और फिर उसके बाद ध्यान को भटकाना भी होता है। आपको डिवाइन फायर जगानी होती है और आखिर में डिवाइन रेलिब्यूशन भी जगानी होती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आप एक डेटी नहीं बन पाते हैं। आपको अर्थली कल्टीवेशन की लिमिट तक पहुंचना होता है, तभी आप एक सच्चे इमोर्टल बन पाएंगे। और मैंने आखिर तक इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप किया, इन सारी डिफिकल्टीज को दूर किया और मैं आखिरकार एक ट्रू इमोर्टल बन ही गया, वो भी सारे इमोर्टल वर्ल्ड का इंसेक्टर। लेकिन मैंने कभी भी अचानक से
आने वाले चेंज के बारे में सोचा भी नहीं था। और हम लोग देखते हैं टियांग के ट्रू इमॉर्टल बनने के बाद उसकी बॉडी अचानक से ही होली डीमन ब्लड के साथ फ्यूज हो जाती है और इसी तरह से टियांग के इमॉर्टलिटी का पाथ टूटा था और उसे डीमन वर्ल्ड के अंदर खींच लिया गया। फिर उसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और टियांग इन्हीं सब बातों के बारे में सोच कर खुश हो रहा होता है। और फिर टियांग बोलता है, मैंने सोचा था कि डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर करने के बाद मेरा इमॉर्टलिटी का पाथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी इमॉर्टल की अभी भी मेरे पास है, मेरे साथ धड़क रही है। और फिर टियांग अपनी इमॉर्टल की को अपने हाथों के अंदर फ्लो करता है और बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि डीमन वर्ल्ड ने मेरी इमॉर्टल की को वहां पर सप्रेस कर दिया था। टियांग खड़ा होकर इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी टियांग ने जिस बंदे को मारा था उसका भाई टियांग के ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन टियांग के पास उसकी इमॉर्टल की होती है जो कि उसको सेव कर लेती है। और जो तलिस्मा उस बंदे ने फेंका था वो टियांग की इमॉर्टल की के बैरियर के साथ टकराता है और वापस उसी बंदे की तरफ चला जाता है और ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इतना सब होने के बाद भी टियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है, तीनों वर्ल्ड्स के अंदर एक बॉडी के अंदर दोनों स्पिरिट्स घूम रही हैं, इमॉर्टल की और डेमोनिक की, दोनों एक ही बॉडी के अंदर हैं। और फिर टियांग बोलता है, इमॉर्टल डीमन कल्टीवेटर, ये सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर उसके बाद टियांग आगे बोलता है, तीनों दुनियाओं के अंदर मेरे दुश्मन घूम रहे हैं, अगर मेरी डेमोनिक की लीक हो गई तो फिर वो सारे लोग मुझसे बदला लेने वापस आएंगे, जिससे मेरी वाइफ को चोट लग सकती है, जो कि मेरे लिए सबसे बुरी चीज होगी। किस्मत से मेरे पास इमॉर्टल कल्टीवेशन का बेस है, जिससे मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है, चलो फिर सबसे पहले इन लोगों को ठिकाने लगाते हैं जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है रिकार्नेट हुए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं उन सारे असैसिन ने सनफेंग और उसके गार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया होता है और सनफेंग की भी फाइट करते हुए हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एक गार्ड सनफेंग से बोलता है, जनरल आप यहाँ से भाग जाइए, ये लोग आपको मार नहीं सकेंगे, हम लोग रोक लेंगे इन्हें। सनफेंग उस सोल्जर से चिल्लाकर बोलती है, अपना मुंह बंद करो और तब तक रुके रहो जब तक कि मेरा भाई हम लोगों के लिए मदद नहीं भेज देता है। ये जनरल तुम लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। और फिर सनफेंग उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। असैसिन के लीडर हंसते हुए सनफेंग से बोलता है, तुम पहले इस बैटल के अंत तक पहुंच गई हो और तुम यंगेस्ट वॉर गॉड हो, जो कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सनफेंग खड़ी होकर अपने मन के अंदर सोचती है, हालांकि मैं पहले ही अपने कॉन्सेंट्रेट रियलम में हूँ और मैं किंगडम के अंदर फर्स्ट क्लास मास्टर भी हूँ, लेकिन यहाँ पर 10 से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रियलम के कल्टीवेटर हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर उसके बाद वो सारे असैसिन सनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और सनफेंग अपनी आंखें बंद कर बोलती है, भाई जल्दी से हमें बचाने आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सारे असैसिन एक ही बार में वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी तेज से हुआ होता है कि सनफेंग और उसके गार्ड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सनफेंग अपने गार्ड से पूछती है, वो सारे असैसिन कहाँ पर चले गए हैं। उसके गार्ड उससे बताते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि वो सारे यहाँ से गायब हो गए हैं। और सनफेंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचती है, दिन के उजाले में क्या हो रहा है, क्या वो सब कुछ एक छलावा था। और फिर उसके बाद सनफेंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि अभी भी अलर्ट रहो, कोई भी रिलैक्स मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग छत के ऊपर टियांग को देखते हैं, जो कि उन असैसिन्स की बेइज्जती करते हुए बोलता है, ये तो साले बहुत ज्यादा कमजोर थे, मैंने तो बस अपनी पावर को ओवरफ्लोड किया था, लेकिन वो सारे पावर में ही बदल गए कि यहाँ पर जितने भी मॉर्टल्स हैं जो कि इमॉर्टल नहीं है, वो सबका इतने ही वीक हैं। और फिर टियांग बोलता है, बिल्कुल सही, इमॉर्टल और मॉर्टल के बीच में डिफरेंस बिल्कुल इस तरह से जैसे कि पहाड़ और बादलों के बीच में होता है, जो कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टियांग वहीं से पीछे मुड़ जाता है और बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, और सबसे जरूरी बात, मेरी इमॉर्टल की भी इस मॉर्टल दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसीलिए मैंने अपनी कल्टीवेशन की बेस को सील कर दिया और मैं जाकर अपनी वाइफ को ढूंढूंगा और अच्छी भली जिंदगी जीऊंगा। और फिर उसके बाद अगला सीन टियानफेंग पैसल के मेन हॉल का होता है। कमांडर ऑफ फिनिक्स गार्ड को देखते हैं, जो कि महारानी से माफी मांग रहे होते हैं, यानी कि ईहे से। और कमांडर ऑफ फिनिक्स गार्ड का नाम वाई चेन जूफेन नाम होता है। महारानी कमांडर से बोलती, अपना सर उठाइए। कमांडर ऑफ फिनिक्स गार्ड। कमांडर महारानी से बोलती है, मुझे ऑर्डर दीजिए महारानी। महारानी कमांडर से बोलती है, जूफेंग। महारानी कमांडर से बोलती है, जूफेंग, तुम टियानफेंग सिटी के सबसे ज्यादा ताकतवर इंचार्ज हो और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर रिजल्ट के साथ आए होगी कि यहाँ पर ये सब कैसे चल रहा है। और महारानी यहाँ पर जो मार्केट में बवाल हुआ था असैसिन वाला, उसके बारे में बात कर रही हैं कि महारानी कमांडर को ऑर्डर देती हैं कि वो असैसिन के झुंड का पता लगाएं कि उनको किसने भेजा था, उसके लिए उन्हें चाहे जितना भी करना पड़े वो सब कुछ कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कमांडर ईहे से बोलते हैं कि हमें कोई भी पता नहीं कि वो सारे असैसिन कहाँ पर गायब हो गए, जिससे ईहे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता है कि तुम उसका पता कैसे लगाते हो, चाहे जो कुछ हो जाए उन्हें पता लगाओ, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। कमांडर महारानी से बोलता है, ठीक है महारानी, ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कमांडर से बोलती है, जब उन लोगों का पता चल जाए तो फिर उनके ऊपर कोई भी दया मत दिखाना, उन्हें जान से मार देना। फिर उसके बाद कमांडर वहां से जाने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये बूढ़ा कमांडर तो आज मर ही गया था महारानी के गुस्से वाले औरा से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे चलकर फ्यूचर में महारानी के साथ अच्छी दोस्ती कर पाऊंगा। कमांडर वहां से जा रहे होते
होते हैं तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है और बोलती है, ये बूढ़ा खुसड़ा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या मेरी दीदी ने आपको दोबारा से किसी परेशानी में डाल दिया है? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उस लड़की को अपने सामने देखकर कमांडर काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, ये बूढ़ा आदमी सब कुछ संभाल लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है, ठीक है फिर कमांडर, आप अपना काम करिए और मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रही हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग ये को स्टडी रूम के अंदर देखते हैं। ये कुछ लिखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, उन असैसिन के ग्रुप ने मेरे हस्बैंड के सामने कोई भी कल्टीवेशन नहीं दिखाई और वो भीड़ की वजह से मुझसे अलग हो गया। हालांकि मेरा पति अभी भी ठीक है, लेकिन उन्होंने बस मेरे पति को चोट पहुंचा ही दी थी। फिर उसके बाद ये पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं और बोलते हैं, यहाँ तक कि मौत भी उस गुस्से को कम नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद अचानक से वो लड़की इहे के सामने आ जाती है और इहे से बोलती है, देखने से ऐसा लगता है कि मेरी बड़ी बहन सच में उस आदमी को पसंद करती है। ये उस लड़की का नाम लेते हुए उससे पूछती है, वेनिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वेनिया इहे से पूछती है, बहन क्या तुम कुछ लेकर आई हो अपने साथ? और हम लोग इहे के हाथों में कोई चीज देखे हैं, जिससे वेनिया अपना मुंह फुलाते हुए इहे से बोलती है, वो आदमी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है, क्या उसने तुम्हें कोई मेडिसिन तो नहीं दी है जिसको पाकर तुम इतनी ज्यादा फैसिनेटेड हो? और क्या तुम सच में उस आदमी के साथ आगे चलकर शादी करोगी और उसका ख्याल रखोगी? ये वेनिया के सर के ऊपर हाथ रखते और उससे बोलते हैं, तुम अभी काफी ज्यादा छोटी हो, तुम एक आदमी और एक औरत के बीच के प्यार के रिश्ते को तुम कभी नहीं समझोगी। और फिर उसके बाद ये अजीब हरकतें करते हुए बोलती है, और जब मैं उस लड़के के साथ होती हूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश रहती हूँ और मेरा दिल जोरों से धड़कने लग जाता है और मुझे उसके साथ हर चीज करने में काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। विनिया बोलती है, ऐसे कौन सी हैप्पी चीज है जो तुम्हें इतना ज्यादा फैसिनेट करती है? जिससे ये गुस्से से विनिया की तरफ देखती है और फिर उसके बाद उसके गाल खींचते हुए उससे बोलती है कि छोटे बच्चों को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में। फिर उसके बाद ये की नजर सामने की तरफ पड़ती है तो सूरज ढल रहा होता है और यह बोलती है, मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, नहीं तो मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा और वो परेशानी के मारे मर जाएगा। फिर उसके बाद वनिया जब अपने सामने देखती है तब उसकी बहन उसके सामने होती है, क्योंकि वो धुंधवाते हुए अपने घर की तरफ भाग रही होती है। और फिर उसके बाद वनिया बोलती है, बड़े लोगों को समझना और उनकी चीजों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर उसके बाद वनिया बोलती है, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अभी बच्ची हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा भी छोटी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग टियान को देखते हैं, जो कि बेचारा टेंशन के मारे मारा जा रहा होता है कि उसकी बीवी कहाँ पर रह गई। और फिर उसके बाद ये भी वहां पर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और भागते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और ये टियांग से बोलती है, हस्बैंड मैं वापस आ ही गई। और फिर टियांग ये से बोलता है, मैं तुम्हें रास्ते में ढूंढ नहीं सका था और मैं चिंता के मारे मारा जा रहा था। ये टियांग से बोलती है, मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि तुम अचानक से घर वापस आ जाओगे और मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। और फिर उसके बाद टियांग ये को गले लगा लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है, जिस पर्सन ने मेरी वाइफ को चिंता में डाला है मैं उसकी माँ की नाकी साकी कर दूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं, जब टियांग ने उस बंदे के सर को पकड़ा था तब उसने ये पता लगा लिया था कि असैसिन वाले कांड के पीछे किसका हाथ था। फिर उसके बाद ये टियांग को खाना खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है और फिर उसके बाद टियांग अपने मुंह की तरफ अपने हाथ से इशारा करता है और यह बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? और फिर उसके बाद यह टियांग को अपने हाथों से खाना खिलाती है। और फिर उसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है और यह दोबारा से टियांग को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। टियांग यह के हाथों का बना खाना खा के बोलता है, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी बीवी के बने हाथों का खाना नहीं खाया तो फिर मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। जिससे यह शर्माने लग जाते हैं, लेकिन तभी यह बोलती है, बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी हैं, तुम वहां पर जाकर खाना खा सकते हो। और क्या तुम ये बात भूल गए कि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर गए थे, लेकिन तुम वहां पर बनी गर्ल खरीदने की कोशिश कर रहे थे? जिससे टियांग के पसीने छूटने लग जाते हैं और टियांग बोलता है, इसे अभी भी बनी गर्ल वाली बात याद है। लेकिन टियांग इन बातों को इग्नोर करने के लिए यह कि मुंह में एक सॉसेज ठूस देता है और उसे खिलाने लग जाता है और उससे बोलता है, वाइफ तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। और ये सॉसेज को खाते हुए बोलते हैं, मेरे साथ कभी भी दोबारा इस तरह से सॉसेज के साथ मत करना। फिर उसके बाद ये टियांग से बोलती है, मुझे प्यास लगी है, मैं राइस सूप पीना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद टियांग अपने हाथों से ये को राइस सूप पिलाता है और यह राइस सूप पीते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, इसके साथ शादी करके अच्छी जिंदगी जीना मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है, मैं अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। फिर उसके अगले सीन में इहो और टियांग दोनों खाना वाना खाकर काउच के ऊपर बैठे होते हैं और तभी ये अपना पैर टियांग के पैरों के ऊपर रख देती है और उससे बोलती है, दाना मैं बहुत दिनों बाद शॉपिंग पर गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफी चलना पड़ा है और इसीलिए मेरे पैर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहे हैं। जिससे कि टियांग की ठड़क दोबारा से जागने लग जाती है और टियांग ये से बोलता है, चिंता न को मेम साहब, हम तुम्हारे पैर की मालिश कर दे। और फिर उसके बाद टियांग ये के पैरों की मालिश करते हुए ये से बोलता है, फेंजिंग सिटी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, क्या हमें कहीं और पर मूव आउट कर लेना चाहिए और हम लोग पहाड़ों में कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर मछलियाँ पानी सब कुछ होगा और हम लोग वहाँ पर खेती करेंगे और तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओगे और हम दोनों काफी ज्यादा खुश रहेंगे। ये अपने मन के अंदर सोचते हैं, मैं अपने दाना के साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने ये फेंजिंग सिटी छोड़ दी तो फिर बहुत सारे लोग इस फेंजिंग सिटी की माँ बहन कर देंगे। और फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा रोते हुए टियांग से बोलती है कि मैं मूव आउट नहीं करना चाहती हूँ। और फिर ये टियांग से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहती हूँ, खाना खाती हूँ और सोती हूँ, प्लीज इस जगह को छोड़कर मत
बचाओ और हम लोग आगे से फ्यूचर में और भी ज्यादा सावधान रहेंगे। और टियांग यही से बोलता है ठीक है हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। और फिर उसके बाद टियांग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे इस सिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये सिटी जाए तेल लेने, लेकिन मेरी वाइफ को सेफ रखने के लिए मुझे इस सिटी को भी सेफ रखना पड़ेगा और यही मेरी वाइफ को खुश रखने की चाह भी है। और ये अपने मन के अंदर सोचती है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि असैसिन वाले कांड के चक्कर में मेरा दाना इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो मेरे लिए इस जगह को भी छोड़ने के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ सोचते हैं जब मेरा पति या वाइफ दोनों बाहर जाएंगे तब मैं इस कांड के पीछे वाले शख्स की माँ बहन एक कर दूंगा और मैं अपनी वाइफ या दाना को दोबारा से किसी खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। फिर उसके बाद अगला सीन रात का होता है और ये टियांग के पास आती है तो टियांग यही से बोलता है दाना के पास आओ, दाना तुम्हारे कंधों की मालिश कर देगा। यह टियांग से बोलती है कि मेरे कंधों को ज्यादा तेज से मत दबाना। टियांग यही से बोलता है सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम रिलैक्स करो। शुरुआत में तो टियांग यही के कंधों को आराम से ही दबाता है लेकिन फिर उसके बाद वो जोरों से दबाने लग जाता है जिससे यह चिल्लाने लग जाती है। फिर उसके बाद टियांग मालिश करने के बाद यही से पूछता है तुमको कैसा लग रहा है, क्या तुम रिलैक्स फील कर रही हो। यह टियांग से बोलती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे शोल्डर का तो हो गया लेकिन मेरे पैर अभी भी सूजे हुए हैं, क्या तुम उन्हें दबा दोगे। और फिर उसके बाद टियांग यही के पैरों को दबाने लग जाता है लेकिन टियांग पैरों को दबाने के बजाय मजे कुछ ज्यादा ही ले रहा होता है। और फिर उसके बाद उन दोनों का मालिश वाला खेल खत्म हो जाता है और टियांग यही से बोलता है वाइफ काफी ज्यादा देर हो गई, चलो बेड पे ऊपर चलते हैं। और फिर उसके बाद उनका अलग ही खेल शुरू हो जाता है और चंदा मामा उनकी इस हरकत को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है। टियांग और ये दोनों चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। चुम्मा चाटी खत्म करने के बाद टियांग यही से बोलता है अब पति के वापस शॉप पर जाने का टाइम हो गया है। और फिर उसके बाद टियांग वहां से जाने लग जाता है और ये टियांग को बाय करती है और उससे बोलती है कि डिनर के लिए जल्दी वापस आना। और फिर उसके बाद टियांग वहां से जाते हुए बोलता है चलो ठीक है अब पुराना हिसाब किताब खत्म करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही खूबसूरत और प्यारी चीज है जो कि मेरी वाइफ है और जब तक मैं स्पंजिंग सिटी के अंदर हूँ कोई भी स्पंजिंग सिटी के साथ उंगली गुल्ली नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि एक गली के कोने में जाता है और फिर उसके बाद वहां पर अपनी एक सील ओपन करता है जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज हो जाती है। हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद टियांग हम लोगों को बताता है कि फेंजिंग सिटी काफी ज्यादा बड़ी है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, अंदर और बाहर। फिर उसके बाद टियांग फेंजिंग सिटी की बाहर की साइड जाने लग जाता है जहाँ पर लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद टियांग उड़ते हुए एक पैलेस के पास चला आता है और हम लोग उस पैलेस के स्टडी रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अपने कुछ लोगों से बोलता है जिन लोगों को हम लोगों ने बाहर भेजा था वो साले कहाँ पर गायब हो गए, क्या तुम लोगों को पता है कि ये किसने किया है और क्या इसके पीछे कोई सबूत मिला है तुम लोगों को। और इस बंदे का नाम किंग निंग होता है। एक बंदा किंग निंग से बोलता है हमने जितनी शांति हो सके उतनी शांति से काम किया और हमें पता चला है कि इसके पीछे कम से कम 80% कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो कि पावरफुल है। किंग निंग बोलता है ये इम्पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कल्टीवेटर का ग्रुप जो कि अपने कॉन्सेंट्रेट रियलम में है वो इतनी पतली हवा में ही गायब हो जाए। और फिर उसके बाद किंग निंग बोलता है इसके बारे में किसी को पता भी चलने मत देना क्योंकि हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे कौन है। दूसरा बंदा बोलता है कैसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई इमॉर्टल हो। किंग निंग बोलता है ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पर इमॉर्टल कहाँ पर है, अगर इस दुनिया में कोई भी इमॉर्टल होता तो अब तक ऐसे ही बैठा मत होता, वो इतने सारे कांड कर चुका होता है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। किंग निंग बोलता है अगर उन असैसिन ने टियांग को गली के बीच में मार दिया होता तो फिर सारी सिटी दहल जाती और फिर ये किंग इसी वजह से फेंजिंग सिटी के खिलाफ एक जंग छेड़ देता और फिर उसके बाद हम लोग महारानी से उसका राज सिंहासन वापस छीन लेते हैं। दूसरा बंदा बोलता है ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि महारानी ने अपनी स्ट्रेंथ अब और भी ज्यादा बढ़ा ली होगी। लेकिन तभी टियांग उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को कंप्लेन करने की बजाय अपने किंग और अपनी जान बचानी चाहिए, जिससे वो सारे लोग हैरत में आ जाते हैं और बोलते हैं कौन है बे। दूसरा बंदा ऊपर की इशारा करते हुए बोलता है वहाँ पर और हम लोग देखते हैं कि टियांग ने खुद को शैडो के अंदर छुपा लिया होता है। किंग चिल्लाकर बोलता है एक चूहे की हिम्मत कैसे हुई किंग के मैंशन में घुसने की और अपने मन के अंदर सोचता है ये कैसे हो सकता है, बाहर तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, ये अंदर कैसे चला आया। टियांग उन लोगों से बोलता है तुम लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस मेरे शब्दों को याद रखो, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर फेंजिंग सिटी के अंदर उंगली करना बंद कर दो। किंग चिल्लाकर बोलता है तुम अपना सर छुपा के अपनी पूंछ दिखाते हो तो फिर ये किंग तुम्हारा कहना क्यों माने। और फिर उसके बाद किंग टियांग से बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि जीना और मरना कैसे हो सकता है, यहाँ इस किंग के मेंशन के अंदर काउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले इस किंग को धमकाने की। और फिर उसके बाद किंग ने एक सीनियर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है तुम इस ब्लैक मास्टर से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। और फिर उसके बाद किंग ने हम लोगों को ब्लैक मास्टर के पास्ट के बारे में बताता है। ब्लैक मास्टर ने 5th लेवल की पावर हाउस को मारा है और वो जहाँ पे भी जाते हैं उस सिटी को तबाह कर देते हैं और वहाँ की सारी लड़कियों को अपना बना लेते हैं, यार से सीधा सीधा कहें ये लड़की बाज है साला। और फिर उसके बाद ब्लैक मास्टर अपना चौका उठा देते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लैक मास्टर के सर के ऊपर एक भी बाल नहीं है। और फिर ब्लैक मास्टर टियांग से बोलते हैं चूहे अगर तो यहाँ पर है तो फिर भागने की कोशिश भी मत करना। और फिर उसके बाद ब्लैक मास्टर टियांग के ऊपर अपनी ईवल की से अटैक करते हैं। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है एक छोटा सा जीनियर इस डैटी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद टियांग ऊपर की तरफ इशारा करता है तो ऊपर से एक लेजर बीम सीधा मास्टर ब्लैक के ऊपर गिरती है जिससे वहाँ पर धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक मास्टर को टियांग ने जला दिया होता है अपनी पूरी बॉडी के साथ और
ब्लैक मास्टर की बॉडी को देखकर वो दोनों ही लोग डर जाते हैं और बोलते हैं उसने इसे मार दिया। और फिर उसके बाद किंग निंग डरते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये किंग अभी भी सपना देख रहा है। टियांग उससे बोलता है तो फिर ये डेटी तुम्हें बिल्कुल जगा देगा। और फिर उसके बाद टियांग अपनी लेजर बीम को किंग की टांगों के बीच बिल्कुल सेंटर में मारता है, जिससे कि किंग की सूसू निकल जाती है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और फेंजिंग सिटी को दोबारा परेशान करोगे तो फिर यही तुम्हारा भाग्य होगा। और फिर उसके बाद टियांग वहाँ से चला जाता है। किंग का बंदा किंग से पूछता है क्या आप ठीक है किंग? और फिर उसके बाद वो बंदा घबराते हुए पूछता है किंग अब हमें आगे क्या करना चाहिए? और फिर उसके बाद किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं इस किंग को किसी भी कीमत पर सिंहासन चाहिए। और फिर उसके बाद किंग ऑर्डर देता है कि वो कोई सुपर एक्सपेक्ट नहीं है, जाओ और जाकर 6 सेक्टर से किसी को ढूंढ कर लेकर आओ और जहाँ भी कोई ब्लैक शैडो वाला आदमी दिखे उसे तुरंत मार देना। और उस बंदे के पास कम से कम 4th लेवल की डिवाइन पावर होनी चाहिए। 6 मेजर सेक्ट में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि उसे मार सके, और अगर उसने किसी को मार दिया तो फिर ये किंग उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। और फिर उसके बाद किंग हंसते हुए बोलता है जाओ और जाकर उन कल्टीवेशन वाले बंदों को यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन तभी वो बंदा किंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है लेकिन किंग क्या आपको पहले कपड़े नहीं बदल लेने चाहिए क्योंकि आपने भी सुसु कर दी है। और फिर उसके बाद किंग ने अपनी गीली पैंट की तरफ देखता है तो शर्माते हुए उन लोगों को गाली देते वहाँ से भगा देता है। और फिर उसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि फेंजिंग सिटी के अंदर चल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ चोगे वाले लोगों के ऊपर पड़ती है और उनके अंदर से कोई इवल की बाहर निकल रही होती है। और टियांग बोलता है और टियान को उनकी डीमन की काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है, इसीलिए टियांग फैसला करता है कि वो जाकर उन लोगों को पीछा करेगा और देखेगा कि वो लोग क्या करते हैं, नहीं तो इससे टियांग की वाइफ के मूड खराब हो सकता है। और फिर उसके बाद टियांग उन लोगों का पीछा करते हुए किंग यू की पेंशन के अंदर चला आता है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है किंग यू का पैलेस जो कि सनफेंग डायनेस्टी में 4 किंग में से एक का पैलेस है। और मैं टियांग की बात को क्लियर कर देता हूँ, सनफेंग डायनेस्टी के अंदर 4 तरह के अलग किंग है जिनका सरनेम अलग होता है, जो कि तुम लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है कि ये सारे किंग्स इतने ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं फेंजिंग सिटी के अंदर कांड करने के लिए। और फिर उसके बाद टियांग गुस्सा होते हुए बोलता है इन सारे कमीनों की वजह से मेरी वाइफ और मैं अच्छे से जिंदगी नहीं बिता पा रहे हैं फेंजिंग सिटी के अंदर। और फिर उसके बाद टियांग किंग यू के पैलेस के अंदर जाते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे इन सभी के साथ अकेले निपटना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला सीन किंग यू के पैलेस का होता है और हम लोग टियांग को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। फिर उसके बाद टियांग बोलता है किंग यू वो पर्सन है जिन्होंने सनफेंग डायनेस्टी को एक हाथ से संभाला हुआ है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है लेकिन इस पर्सन का मेथड काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि सनफेंग डायनेस्टी के अंदर 4 अलग तरह के किंग है अलग तरह के सरनेम के साथ, और उनके एंसेस्टर ने सनफेंग एम्पायर को पाने में मदद की थी, इसीलिए उनकी पावर को आधा आधा करके बांट दिया गया 4 हिस्सों में। और अब उन चारों एंसेस्टर के डिसेंडेंट इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं रूल करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता चलता है किंग यू इवल गॉड क्लैन के एक मेंबर है या फिर लीडर है जो कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए किंग यू अपनी सारी टेरिटरी और अपनी जान सब कुछ इवल गॉड के नाम कर देने वाले हैं। और टियान उन लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इन सारे खंडों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरी वाइफ अब अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी। और फिर उसके बाद किंग यू अपने पास एक इविल गॉड की मूर्ति निकालते हैं और उसको उस बंदे को देते हुए बोलते हैं इस बार कल्ट के लीडर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं ये मूर्ति एक सुप्रीम इविल गॉड की मूर्ति तुम्हें दूं, जो कि ये मदद करेगी तुम्हारी किसी भी चीज में रक्षा करने के लिए। और जिस बंदे ने वो मूर्ति ली है वो भाई किंग यू है। किंग यू उस बंदे से बोलते हैं इस मूर्ति को रक्षा करने के लिए आपका थैंक यू। और टियांग उस मूर्ति को देखकर बोलता है ये कोई इविल गॉड नहीं है, ये तो एक छोटा सा डेविल है। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता चलता है जब टियांग एक सुप्रीम गॉड हुआ करता था तब उसके पास 10 मेजर जूनियर हुआ करते थे जो कि उसका काम धाम संभालते थे, और ये जो मूर्ति वाला इविल गॉड है ना वो टियांग के एक जूनियर का जूनियर है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है मेरे जूनियर का जूनियर कुछ कर रहा है तो फिर मैं क्या जाऊँ अपने जूनियर को मारूं और उसे एक वार्निंग दे दूं। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं टियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपने जूनियर के पास जाता है और उसके कान खींचते हुए उससे बोलता है कि तू अपने जूनियर को संभाल, वो नीचे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। और टियांग का जूनियर माफी मांगते हुए बोलता है ठीक है मैं अपने जूनियर को संभाल लूंगा, अब से वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर उसके बाद टियांग सोचता है नहीं वो लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो डीमन दाओ को ही फॉलो कर रहे हैं और हर जगह को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है अगर फेंजिंग सिटी की किसी भी चीज को नुकसान हो भी जाता है तो फिर कुछ ज्यादा देर नहीं हुई उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। फिर उसके बाद टियांग मेंशन से बाहर निकल आता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं जाकर महारानी को ट्रेनिंग दूं और उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दूं ताकि वो इन लोगों से खुद लड़ सके। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं टियांग अपने ख्याली पुलाव में कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग दे रहा है महारानी को। और फिर उसके बाद सिंसिप होकर इहे पर चला आता है जो कि अपने पति को ढूंढ रही होती है गलियों में इधर उधर, लेकिन उसको टियांग बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद इहे भी टेंशन में उधर उधर चक्कर लगाने लग जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है वो पागल चूहा आज मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। और फिर उसके बाद यह सोचती है कि वो अपनी महारानी वाली पावर का इस्तेमाल करेगी टियांग
टियांग को सेफ रखने के लिए। लेकिन तभी टियांग दरवाजे से अपने घर पर चला आता है और बोलता है वाइफ मैं वापस आ गया। और फिर उसके बाद ये टियांग के पास जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है घोस्ट तुम कहाँ पर थे और तुम आसपास भी नहीं थे। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है बिल्कुल मेरी वाइफ गुस्सा है मेरे ऊपर और वो मुझे वो घोस्ट सिर्फ इसे ही टाइम पर बुलाती है जब मैं कोई गलती कर देता हूँ। लेकिन किस्मत से टियांग को इस बात की भनक पहले से ही थी, इसलिए उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। फिर उसके बाद टियांग एक गिफ्ट को ये के सामने करता है और उससे बोलता है हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया है। फिर उसके बाद ये जब उस बॉक्स को खोलती है तब उसके अंदर एक फिनिक्स हेयर पिन होती है और ये उस हेयर पिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद टियांग रोमांटिक तरीके से ये का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें 10 साल पहले का दिन वो याद है? उस टाइम काफी ज्यादा बरसात हो रही थी और हम दोनों पहली बार उस ब्रिज के ऊपर मिले थे। ये बोलती है हाँ मैं उस दिन 16 साल की हुई थी और उस दिन कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे और तब मैं अपने पति से मिली थी और हम दोनों ने पानी के अंदर छुप के अपनी जान उन गुंडों से बचाई थी और उसी दिन से हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं। टियांग ने काफी ज्यादा मुश्किल से वो हेयर पिन ढूंढी थी अपने वाइफ के एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए और फिर उसके बाद टियांग अपने हाथों से ये को वो हेयर पिन पहना देता है और उससे बोलता है हालांकि ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी हेयर पिन है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइफ इसे नापसंद नहीं करेगी। और टियांग की ये बारी बातें सुन के ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। और फिर ये टियांग से बोलती है हस्बैंड। टियांग बोलता है वाइफ बोलो। और फिर ये टियांग से पूछती है लेकिन तुम्हें ये हेयर पिन खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? और टियांग इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। और फिर उसके बाद ये टियांग के कान खींचते हुए उससे बोलती है क्या तुम मेरे पीठ पीछे में ये पैसे छुपा रहे थे? और टियांग ये से बोलता है हाँ मैंने आज के दिन के लिए ये पैसे छुपा के रखे थे ताकि मैं तुम्हारे लिए हेयर पिन खरीद सकूं। और फिर उसके बाद ये हंसते हुए बोलती है पैसे कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है तो फिर तुमने ऐसी चीज के लिए पैसे क्यों खर्च किए? अगर मैं होती तो फिर मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद देती। लेकिन तभी टियांग आगे बढ़ता है और ये को लिप टू लिप किस कर लेता है और उनकी इस किस को गाँव वाले भी देख रहे होते हैं। और जब उन दोनों की नजर गाँव वालों के ऊपर पड़ती है तो फिर वो दोनों शर्माते हुए अपने घर के अंदर तुरंत घुस जाते हैं। और फिर टियांग ये से बोलता है मुझे माफ कर दो उस समय में कुछ ज्यादा इमोशन में बह गया था। लेकिन ये टियांग से बोलती है नहीं तुम इसे कंटिन्यू करो। और फिर उसके बाद वो दोनों इसी चीज को कंटिन्यू कर देते हैं और शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगले सीन रात का होता है और हम लोग ये को चिल्लाते हुए देखते हैं जो कि बोल रही होती है हस्बैंड धीरे धीरे आराम से करो। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो टियांग ये के पैर दबा रहा होता है। तुम लोग क्या सोच रहे थे ठरकियों? और फिर उसके बाद टियांग ये के इसी तरह से पैर दबाने लग जाता है लेकिन वो दोनों इसके आगे कुछ भी नहीं करते हैं जिसे चंदा मामा गुस्सा हो जाते हैं। ये बोलती है जो हेयर पिन मुझे मेरे पति ने दी है वो मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। ये मेरे लिए उन भी सभी चीजों से भी ज्यादा खास है जो कि मुझे मंत्री और राजकुमार देंगे और मैं इस हेयर पिन को हमेशा अपने साथ रखूंगी। और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है और टियांग को किस कर सकती है और उसी के साथ लिपट कर सो जाती है। और फिर उसके अगले दिन हम लोग टियांग को उसकी शॉप में देखते हैं जो कि खुद की अपनी वाइफ का स्क्रप्चर बना रहा होता है। फिर उसके बाद टियांग की शॉप में कुछ 6 डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं इस शॉप का शॉप ओनर कहाँ पर चला गया, जल्दी बाहर आ। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है ये लोग 6 डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी डिपार्टमेंट का लीडर अपनी 4th लेवल पर है और बाकी के बच्चे लोग 9th लेवल की फाउंडेशन बनाकर रखते हैं लेकिन इनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ये सारे के सारे बेकार हैं। और फिर उसके बाद टियांग अपनी शॉप से बाहर निकलता है और बोलता है मैं इस शॉप का ओनर हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? वो 6 डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं हम लोग जो असैसिन वाला कांड हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम लोगों को शक है कि तुम उन असैसिन्स के साथ मिले हुए हो और तुम्हारा उनसे कोई लेना देना है। और टियांग की उनकी इस हरकत के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा शांत करता है और बोलता है लॉर्ड मेरा उन असैसिन्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। लेकिन वो बंदा टियांग से बोलता है अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है साले, जिसकी वजह से टियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑरा रिलीज करने लग जाता है जिसकी वजह से वो सारे लोग घबराने लग जाते हैं और उनकी फटना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद टियांग अपना गुस्सा शांत करता है और अपनी वाइफ के बारे में सोचते हुए बोलता है अगर मुझे मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर शांतिपूर्ण जिंदगी बिताना है तो फिर मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद टियांग उस ऑफिसर से बोलता है ये बहुत ज्यादा छोटा बिजनेस है और मेरे पास आज कोई कमाई भी नहीं हुई है, इसीलिए जब मैं घर वापस जाऊंगा वहाँ से मैं पैसे लाकर आपको वापस दे दूंगा कल। जिससे वो ऑफिसर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टियांग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम सारे ऑफिसर फ्री हैं, हमें अभी बहुत सारा काम है और बाकी दुकानें भी चेक करनी है। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर अपने सारे लोगों से बोलता है इस बंदे को पकड़कर जेल के अंदर डाल दो। और फिर उसके बाद वो सारे लोग टियांग को पकड़ लेते हैं और उसे जेल ले जाने लग जाते हैं। और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे मेरी वाइफ के लिए ये सब कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद टियांग वहाँ से जाते हुए उस बंदे को श्राप देके जाता है कि वो हल के अंदर कुत्ते की तरह जलेगा और उसका कीमा बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर अपने लोगों से बोलता है कोई जाकर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि वो पैसे लेकर आए, नहीं तो ये जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा। फिर उसके बाद अगला सीन टियांग के घर का होता है और ये कपड़े धोकर सुखा रही होती है और गर्मी की वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और फिर उसके बाद ये टियांग के कपड़े को उठाती है और उसे सूंघने लग जाती है ठरकियों की तरह। और फिर उसके बाद ये को दरवाजे के ऊपर नॉक की आवाज सुनाई जाती है और फिर उसके बाद ये दौड़ कर जाकर दरवाजा खोलती है। तब उसके दरवाजे के सामने वही ऑफिसर होते हैं जो कि ये से बोलते हैं कि पैसे लेकर आओ और अपने पति को वहाँ से छुड़ा के लेके जाओ। और फिर उसके बाद वो बंदा उस लेटर को वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद ये अपने मन के अंदर सोचते हैं 6 डिपार्टमेंट ऐसा कैसे कर
सकता है। मुझे पता था कि क्राइम रेट इतना हाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी वजह से क्राइम रेट इतना ज्यादा हाई है। ये लोग मेरी पीठ पीछे आम लोगों से उनसे पैसे वसूलते हैं और ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं। और अब इन लोगों की खैर नहीं है कि इन लोगों ने कैसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया और फिर उसके बाद यह बोलते हैं लेकिन मुझे सबसे पहले अपने पति को छुड़वाना होगा। और फिर उसके बाद यह घर में पैसों को ढूंढने लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसे पैसे मिल भी जाते हैं। और फिर उसके बाद यह 1000 माइल ऑफ साउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना एक मैसेज अपने राज सिंहासन की तरफ भिजवा देती है, जो कि एक चिड़े के फॉर्म में तुरंत राज सिंहासन में पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद अगला सीन जेल का होता है। वो सारे लोग टियांग के पिछवाड़े के ऊपर लात मारकर उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद टियांग चिल्लाते हुए बोलता है ये ना इंसाफी है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और फिर उसके बाद टियांग की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि चिल्लाकर बोलता है तुम लोग गलत हो, मैं तो अंधा हूँ, मैं लड़कियों के बाथरूम के अंदर कैसे झांक सकता हूँ। और फिर उसके बाद टियांग जब अपने पीछे देखता है तब एक बंदा होता है जो कि रोते हुए बोलता है मैं जब बच्चा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने अपने पैर खो दिए थे और मैं भला कैसे किसी ऑफिसर के घर में चोरी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो ऑफिसर टियांग से बोलता है ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं भरे और ये लोग यहीं पर सड़ रहे हैं। अगर तुम्हारी फैमिली पैसे लेकर नहीं है तो फिर तुम भी यहीं पर इसी तरह से सड़ोगे। और टियांग उस ऑफिसर से बोलता है चिंता मत करिए लॉर्ड, मेरी वाइफ पैसे लेकर जरूर आएगी। और फिर उसके बाद टियांग अपने मन के अंदर सोचता है तुम लोगों ने मेरी वाइफ को चिंता में डाला है, मैं इसे याद रखूंगा। और तभी एक बंदा उस ऑफिसर से बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि उस लड़की की वाइफ आ गई है पैसे लेके। और फिर उसके बाद हम लोग यही को देखते हैं जो कि जेल के अंदर आते हुए बोलती है वाइफ पैसे ले आई हस्बैंड तुम चिंता मत करना। और टियांग यही से बोलता है वाइफ तुम चिंता मत करो, हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। वो ऑफिसर यही के बॉडी को देखकर बोलता है ये आइटम तो काफी ज्यादा हॉट है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर टियांग से बोलता है क्या तुम हर रात उसके साथ मजे करते हो। इससे भाई टियांग की गुद्दी सटक जाती है और वो बोलता है मैं इसे अब और ज्यादा नहीं झेल सकता हूँ, अगर इस बंदे ने और भी कुछ बोला तो फिर मैं इस बंदे को तुरंत एक झटके में मार दूंगा। और फिर उसके बाद ये उस ऑफिसर को पैसे देती है और उससे बोलती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। लेकिन वो ऑफिसर पैसे लेने की जगह पर यह हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है ये पैसे काफी नहीं है। ये अपना हाथ उस ऑफिसर से छुड़वाती है और उससे पूछती है और तुम क्या चाहते हो। वो बंदा ये से बोलता है तुम मेरे साथ चलो और मेरे रखेल बन जाओ और फिर मैं इसके बाद उसे छोड़ने के बारे में सोचूंगा। और दूसरी तरफ टियांग उस ऑफिसर की बातें सुन के जल भुन रहा होता है, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। ये उस ऑफिसर से बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब ये बात तुम्हारे ऑफिसर को पता चलेगी तब वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और वो बंदे हंसते हुए बोलते हैं हमें किस बात का डर है, बॉस ही हमारे अंकल हैं तो फिर हमें किस बात का डर होगा। और फिर उसके बाद यह और टियांग दोनों एक साथ सोचते हैं मेरे वाइफ और हस्बैंड को बुली करने की वजह से अब मुझे और ज्यादा झेला नहीं जा रहा है, अब मुझे मेरी आइडेंटिटी की कोई भी चिंता नहीं है, मैं इस बंदे के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी अगर इसने और एक और शब्द बोला। और दूसरी तरफ हम लोग यही को देखते हैं जो कि बोलती है मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, मैं इसे जिंदा जला दूंगी और तब तक जलाऊंगी जब तक ये मर नहीं जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि बोलता है मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, मैं सबसे पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसे गर्म तलाई में तलूंगा और इसके पिघला के इसे मोम बना दूंगा। लेकिन तभी उस जगह पर राज सिंहासन का एक मंत्री चला आता है जो कि बोलता है क्या तुम लोगों को कानून की कोई चिंता नहीं है जो तुम लोग कानून को तोड़ते जा रहे हो और हमारी महारानी की बेइज्जती कर रहे हो। और वो ऑफिसर उस मंत्री के ऊपर चढ़ते हुए बोलते हैं तो कौन है साले जो सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर बिना पूछे जाचे चला आ रहा है। लेकिन तभी उस मंत्री के पीछे से सिक्स डिपार्टमेंट के हेड बाहर निकलते हैं जो कि सीधा उस बंदे के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और उससे बोलते हैं इस मंत्री के सामने माफी मांगो जो तुमने गलत काम किया है। और फिर उसके बाद वो बंदा उस मंत्री से माफी मांगता है, लेकिन वो सिक्स डिपार्टमेंट का हेड उसके ऊपर लाते बरसाने लग जाता है और उससे बोलता है अपना मुंह बंद रखो। फिर उसके बाद वो मंत्री उस ऑफिसर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कोर्ट ने उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए कहा है जिनके ऊपर शक है, लेकिन तुम इस मौके का फायदा उठाते हुए पैसे बनाने के लिए चल दिए साले कुत्ते। फिर उसके बाद वो मंत्री ऑर्डर देता है कि सिक्स डिपार्टमेंट के हेड और उसके भतीजे को पकड़ लो। और इस मंत्री का नाम हाउ होता है। फिर उसके बाद हाउ की नजर ये के ऊपर पड़ती है तब उसकी फट जाती है। और फिर उसके बाद मंत्री हाउ ये के पास जाता है और उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि हमारे करप्ट डिपार्टमेंट की वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये मंत्री हाउ से बोलते हैं सिर्फ हम ही लोग नहीं है जिनकी इसकी वजह से परेशानी हुई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको काफी ज्यादा परेशानी हुई और वो काफी ज्यादा अच्छे भी हैं। और तब क्या होगा जब महारानी को इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा और उन्हें कैसा लगेगा कि उनकी प्रजा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद मंत्री हाउ ये से बोलता है आप दोनों चिंता मत करिए, मैं इस बात की पक्का गारंटी देता हूँ कि इसके अंकल और इसके भतीजे को काफी तगड़ी सजा मिलेगी और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आप दोनों को जरूर दूंगा। फिर उसके बाद ये मंत्री हाउ को घूरते हुए बोलते हैं सिर्फ हम दोनों को ही क्यों, बाकी सब लोगों का क्या होगा। टियांग ये की तरफ देखकर शॉक हो जाता है कि यह किस तरह से उस मंत्री के साथ बात कर रही है। फिर उसके बाद टियांग ये से बोलता है वाइफ क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस तरह से इसके साथ बात करनी चाहिए क्योंकि ये महारानी का चेला भी हो सकता है। ये टियांग से बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, चलो ठीक है मैं इसे छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद टियांग ये से बोलता है ये लड़का काफी ज्यादा सेंसेबल लगता है तो फिर हमें इससे अपने पैसे वापस मांग लेने चाहिए क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से उन्हें कमाया है। फिर उसके बाद ये मंत्री हाउ के सामने झुकती है और उससे बोलती है लॉर्ड हाउ प्लीज हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए क्योंकि हमने उन्हें काफी मेहनत से कमाया है। मंत्री हाउ भी टियांग और ये को उनके पैसे वापस कर देता है। फिर उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि उस कमीने ने तुम्हें मार ही दिया था। ये टियांग से बोलते हैं तुम्हें डरने की कोई चिंता नहीं, जब तक मेरा पति मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद टियांग और ये दोनों एक साथ सोचते हैं जैंग टियानो की फैमिली अब तो वो गई, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है वाइफ मुझे लगता
बताता है कि हमें रिलैक्स करना चाहिए। ये टियांग से पूछती है तुम मुझे रिलैक्स कैसे करोगे, मुझे बताओ। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों का घर हालने लग जाता है और ऊपर की तरफ सूरज चाचू और चंदा मामा दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। फिर उसके बाद अगले सिया टियांग अपने घर से निकल जाता है अपनी वाइफ को बाय बाय करते हुए और अपने घर से निकलने के बाद बोलता है तो फिर ठीक है, चलो सबसे पहले जंग फैमिली को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जब टियांग जंग फैमिली के घर में जाता है तब उसके घर में कोई भी न होता है, ना कोई गार्ड ना ही कोई और भी। फिर उसके बाद टियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम और स्पेस को दोबारा से रिपेयर करता है, यानी कि रिवाइंड करता है। और फिर उसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि मंत्री हो काफी ज्यादा गुस्से में जंग फैमिली के अंदर घुसते हैं और सारे लोगों की ऐसे की तैसी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि करप्शन का खात्मा पहले ही हो गया है, तो फिर किसी ने मेरा काम पहले ही कर दिया, तो फिर मुझे अब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगला सीन पैलेस का होता है। हम लोग देखते हैं सारे मंत्री और सारे जितने भी लोग होते हैं वो सभी महारानी के सामने झुक रहे होते हैं और ऊपर की तरफ महारानी अपने सिंहासन में बैठे होती है और अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से पूरी रात सिंहासन में गोल्डन ड्रैगन टहल रहा होता है और दहाड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी मंत्रीगण होते हैं उन सभी लोगों की फटती जा रही होती है। फिर उसके बाद फिनिक्स कमांडर गार्ड बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि उन असैसिन के ग्रुप को किसने भेजा था। उन असैसिन के ग्रुप को किंग निंग ने भेजा था और किंग निंग का मकसद था कि वो असैसिन के ग्रुप के पीछे फेंजिंग सिटी के खिलाफ एक जंग छेड़ देंगे, जिससे वहाँ पर जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और यह बोलती है देखने से ऐसा लगता है कि मेरे अच्छे अंकल अब बदल गए हैं। और फिर उसके बाद ये अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है मेरे अंकल ही हैं जिन्होंने पहला कदम उठाया है, इसीलिए अगर मैं उन्हें मार देती हूँ तो फिर इसमें फैमिली और खून के रिश्ते की कोई भी बात नहीं आएगी। फिर उसके बाद फिनिक्स गार्ड आगे बोलते हैं महारानी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, सर किंग निंग ने 6 मेजर सेक्ट के साथ अपना हाथ मिला लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट टोस्ट पैलेस, रेड ड्रैगन ह्यूमिंग वैली टेम्पल, टियांजू वुची सेक्ट, रोज वानहुआ वैली, जियांगजुआ क्यांजू सेक्ट और आखिर में डिवाइन सॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट। और ये 6 के 6 मास्टर अपने डिवाइन रियलम में हैं। एक मंत्री बोलता है वो 6 के 6 डिवाइन फायर के रियलम के मास्टर हैं, हम उनके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं, और जबकि किंग निंग के पास उनकी ब्लैक ड्रैगन आर्मी भी है। एक मंत्री बोलता है क्यों ना हम भी किसी मास्टर को इन्वाइट कर लें। दूसरा मंत्री उससे बोलता है लेकिन हमारे टियांजो डायनेस्टी के अंदर सिर्फ यही 6 मास्टर है जिनके पास डिवाइन फायर रियलम है। फिर उसके बाद वो दोनों मंत्री अपने मन के अंदर सोचते हैं महारानी ने भी अपनी डिवाइन फायर को अभी ही जगाया है, लेकिन उनके लिए 6 मास्टर के साथ एक साथ लड़ना ये काफी ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये अपने सिंहासन से उठती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है अगर वो 6 मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर मैं भी उनसे मिलूंगी और उनका सामना करूंगी, जिससे वो सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं महारानी अब तक अकेले में जी रही थी लेकिन उनका रियलम काफी ज्यादा डरावना है। और फिर उसके बाद ये अपने मन के अंदर सोचती है मैं किसी भी कीमत में इस लड़ाई को कैपिटल तक पहुंचने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो इससे मेरे पति को चोट लग सकती है। और फिर उसके बाद अगला सीन ये के घर का होता है। ये टियांग को खाना खिला रही होती है और उससे खाना खिलाते हुए उससे बोलती है हस्बैंड अभी कैपिटल के अंदर स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो फिर घर से बाहर मत निकलना। और टियांग ये सब बोलता है तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी वाइफ, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा अगर मुझे कोई काम नहीं होगा। और फिर उसके बाद टियांग अपने मन के अंदर सोचता है वो साले चूहे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, मैंने उन्हें धमकी दी थी कि वो कुछ भी न करें लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और फिर उसके बाद टियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किंग निंग की आर्मी का पता लगाता है और वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि किंग निंग का एक सोल्जर किंग निंग से बोलता है कि उन 6 मास्टर ने फेंजिंग सिटी के ऊपर धावा बोल दिया और हम लोगों से बोला है कि हम लोग भी उनके ऊपर अपना धावा बोल दें। और फिर उसके बाद किंग निंग बोलता है ठीक है उन 6 मास्टर को शैडो वाले बंदों से निपटने का मौका दो और हम लोग चल के पैलेस के ऊपर धावा बोल देते हैं। और दूसरी तरफ टियांग में किंग निंग की सारी बातें सुनता है और अपने मन के अंदर सोचता है वो 6 मास्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उनकी डिवाइन फायर मेरे जैसे लॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद टियांग फैसला करता है कि किंग निंग की आर्मी अगर पैलेस के ऊपर अटैक कर रही है तो फिर महारानी को किंग निंग की आर्मी के साथ निपटने दो और मैं उन 6 मास्टर के साथ निपटता हूँ। और फिर उसके बाद टियांग वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं किंग निंग अपनी पूरी आर्मी से बोलता है जो कहीं भी मुझे महारानी का सर काट के ला के देगा मैं उसे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड और पैसा दूंगा। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग महारानी को देखते हैं जो कि फेंजिंग सिटी के टावर के ऊपर खड़ी होके किंग निंग की आर्मी को आते हुए देख रही होती हैं। और फिर उसके बाद ये किंग निंग को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है क्योंकि तुमने महारानी के पैलेस और हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश की है इसीलिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगी। और फिर उसके अगले सीन में महारानी मंत्री हाउस से बोलती है अगर मैं ये बैटल हार जाती हूँ तो फिर कुछ लोगों को भेज देना जो कि मेरे पति का ख्याल रखेंगे। और फिर उसके बाद महारानी जनरल टियानवू से बोलती है मेरे साथ फाइट करने चलने के लिए। और फिर उसके बाद ये अपने मन के अंदर सोचती है हस्बैंड मैं तुम्हें सच में छोड़ना नहीं चाहती हूँ लेकिन एक महारानी होने के नाते मुझे इस बैटल को लड़ना होगा और मुझे किसी भी कीमत पर इस बैटल को जीतना होगा। और मैंने जो टाइम तुम्हारे साथ बिताया है वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पल है। और फिर उसके बाद अगला सीन फेंजिंग सिटी के बाहर का होता है और हम लोग देखते हैं कि वो 6 के 6 मास्टर फेंजिंग सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते हुए बोलते हैं तुम लोग उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो जो किंग निंग के मास्टर के अंदर घुसा था। वुआन वैली की लड़की बोलती है वो हम लोगों से ऊपर के लेवल का है और जो कि सैनफेंग डायनेस्टी के अंदर काफी ज्यादा रेयर चीज है। और फिर उसके बाद वो 6 मास्टर फुल स्पीड से फेंजिंग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन तभी टियांग उन लोगों के सामने
सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्लो हो, जिससे वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये यहाँ पर कब आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। टियांग उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को काफी टाइम से यहाँ पर इंतजार कर रहा था और मैं बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है हम लोगों को पता भी नहीं चला कि ये यहाँ पर था और इसका लेवल हम लोगों से ऊपर का भी है। रेड ड्रैगन बोलता है क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने किंगनिंग के पहले शिप में घुस के उसे धमकी दी थी। और फिर उसके बाद रेड ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज करते हुए टियांग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि यहाँ पर 6 डिवाइन फायर के मास्टर हैं और वो सारे मास्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम सभी लोगों ने अपने डिवाइन फायर को जगाया है और हम लोग इससे लड़ने के काबिल जरूर हैं। और टियान उन लोगों की बेइज्जती करते हुए बोलता है तुम लोग मेरे सामने छोटे से बच्चे हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चलो इसे शुरू करते हैं और तुम सारे लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करो। वो 6 मास्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं ये हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, बल्कि हम सभी लोगों ने अपने डिवाइन फायर को मास्टर किया है। फिर उसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड आगे बढ़ते हैं और हर किसी से बोलते हैं हर कोई मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं इस कमीने को अपने हाथों से मारूंगा। और फिर उसके बाद डिवाइन स्वॉर्ड टियांग के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक कर देते हैं, जिससे एक बड़ी सी तलवार टियांग के सीने के आर पार हो जाती है। डिवाइन स्वॉर्ड के अटैक की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग अपने सामने हाथ रख लेते हैं। एक मास्टर बोलता है ये अटैक डिवाइन स्वॉर्ड का सबसे पावरफुल अटैक था और इस अटैक से उस लड़के को मर जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब वहाँ से धुआं उठता है तब हम लोग सिर्फ वहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड को देख पाते हैं, जिससे रेड ड्रैगन बोलता है ये बुढ़ा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर उसके अगले ही पल डिवाइन स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है और हम लोग वहाँ पर टियांग को खड़ा देखते हैं, जिससे वो 5 मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं तुमने एक डिवाइन फायर रियलम वाले बंदे को इतनी आसानी से मार दिया। और फिर उसके बाद टियांग क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है कि अगली बारी तुम लोगों की है। फिर उसके बाद एक मास्टर डरते हुए टियांग से बोलता है देखो बच्चे तुम हमें मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें मारने का परिणाम क्या होगा? अगर तुम हम लोगों को मार देते हो तो फिर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, हमारी फैमिली वाले तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और इसी वजह से फेंजिंग सिटी में काफी ज्यादा बवाल होगा और तुम ये नहीं चाहते हो कि फेंजिंग सिटी में कोई भी जंग दोबारा हो। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं और इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। टियान उन लोगों से बोलता है तुम लोगों ने मुझे ये बात याद दिला दी। और फिर उसके बाद टियांग हंसते हुए बोलता है जिस तरीके से मैं तुम लोगों को मारूंगा बिल्कुल उसी तरीके से मैं तुम लोगों के सेक्ट को भी तबाह कर दूंगा। और फिर उसके बाद टियांग उन 5 को एक ही झटके में वहीं पर मार देता है। और उन 5 मास्टर को मारने के बाद टियांग बोलता है चलो चलकर इन लोगों के सेक्ट को भी तबाह कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत खड़ी ना हो। और फिर उसके बाद अगला सीन कैपिटल वार का होता है और हम लोग देखते हैं कि किंगनिंग ने एक बड़ी सी तोप बना रखी होती है एनर्जी की। और फिर उसके बाद किंगनिंग महारानी से बोलता है अगर तुम इस सैमसंग डायनेस्टी की भलाई चाहती हो तो फिर खुद को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। और फिर उसके बाद महारानी किंगनिंग से बोलती है अंकल मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम अपनी आर्मी को वापस लेकर चले जाते हो तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ किंगनिंग हंसते हुए बोलता है हाँ मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम उस सिंहासन को मेरे हवाले कर देती हो तो फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। और फिर उसके बाद महारानी वहाँ से पीछे मुड़ जाती है और बोलती है चलो ठीक है फिर फाइट शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद किंगनिंग अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं जो भी इस लड़की को यहाँ पर लेकर आएगा मैं उसे काफी ज्यादा पैसा दूंगा। फिर उसके बाद बहुत सारे कल्टीवेटर महारानी को मारने के लिए महारानी के ऊपर अटैक कर देते हैं। मंत्री हाओ और जनरल टियानवू महारानी को बचाने के लिए उन कल्टीवेटर्स का सामना करते हैं और महारानी अपने मन के अंदर सोचती हैं इन सारे कल्टीवेटर से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को तो ये भाई बहन ही संभाल लेंगे, लेकिन मेरे असली अपोनेंट वो 6 मास्टर हैं, लेकिन मुझे उन लोगों की कोई भी की महसूस नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद वहाँ पर महारानी के ऊपर फेंजिंग सिटी के अंदर से भी अटैक होने लग जाता है और तभी वहाँ पर फिनिक्स गार्ड कमांडर आते हैं जो कि महारानी से बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है महारानी, फेंजिंग सिटी की कुछ बड़ी फैमिलीज ने भी बगावत छेड़ दी है और वो आपको मारना चाहते हैं। और फिर उसके बाद मंत्री हाओ महारानी के पास आता है और उससे बोलता है बहुत सारी मेजर फैमिलीज ने सिक्योरिटी सर्कल को तोड़ दिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि आपको कहीं और जगह जाना चाहिए जहाँ पर आप सेफ रह सके। और फिर उसके बाद उस टावर के ऊपर किंगनिंग के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर उसके बाद किंगनिंग उन सोल्जर्स से बोलता है जो कोई भी सरेंडर करना चाहता है वो सरेंडर कर सकता है और मैं उन्हें मारूंगा नहीं। और फिर उसके बाद बहुत सारे सोल्जर्स भागते हुए किंगनिंग की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद महारानी टियानवू और मंत्री हाउ से पूछती है कि तुम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो। वो दोनों भाई बहन एक साथ बोलते हैं हम दोनों भाई बहन महारानी को हमेशा मरते दम तक फॉलो करेंगे। और तभी यही के पीछे से फिनिक्स गार्ड कमांडर बोलते हैं ये बूढ़ा मिनिस्टर भी आपको हमेशा फॉलो करेगा महारानी। और फिर उसके बाद महारानी उन लोगों से बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद महारानी आगे बढ़ते हुए बोलती हैं कि वो 6 मास्टर अभी तक दिखे नहीं है, इसीलिए मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद महारानी किंगनिंग के सामने चली जाती है और उससे बोलती है अंकल तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। और फिर उसके बाद महारानी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती हैं लेकिन क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि किसने अब तक सैमसंग सिटी को इतना ज्यादा पावरफुल बना के रखा है। और हम लोग देखते हैं कि महारानी की पावर की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन बन चुका होता है, जिसकी वजह से वो सारे गार्ड घबरा रहे होते हैं। और उस ड्रैगन से डरकर किंगनिंग के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी घबरा कर सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं महारानी हमें माफ कर दीजिए कि हमने
हमने पहले आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन हम लोग अब आपके साथ हैं। ताकि महारानी अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए बोलती हैं कि जो लोग भी सिलेंडर कर देंगे वो लोग मारे नहीं जाएंगे। किंगनिंग बोलता है तुम तो वही बात बोल रही हो जो मैंने भी बोली थी, क्या तुम मेरी बातों को कॉपी कर रही हो? और फिर उसके बाद किंगनिंग अजीबो तरीके से हंसने लग जाते हैं, तो सारे लोग उन्हें हैरानी से देखते हैं। किंगनिंग का एक बंदा किंगनिंग से बोलता है किंग क्या अभी तक इसी तरह से खड़े रहेंगे? सारे लोग डर के अपने घुटने टेक दिए हैं। और फिर उसके बाद किंगनिंग महारानी से चिल्लाकर बोलती है क्या तुम्हें उन 6 मास्टर से डर नहीं लगता है छोटी लड़की? लेकिन महारानी आगे से गुस्सा होकर बोलती है मैं तुम्हारे इस खेल को और ज्यादा सेल नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद फिनिश गार्ड आगे बढ़ते हैं और महारानी से बोलती हैं ये किंगनिंग हर लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है, इसीलिए इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा महारानी। और फिर उसके बाद किंगनिंग महारानी से बोलते हैं छोटी लड़की मैं तुम्हें पहले मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसके बाद महारानी दोबारा से अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज करते हुए बोलते हैं मैं फिर से यही कहूंगी जो लोग भी सरेंडर कर देंगे हम लोगों को नहीं मारेंगे। और महारानी की ज्यादा पावर रिलीज करने की वजह से जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और फिर उसके बाद महारानी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना लेती है, जिससे एक बंदा घबराकर बोलता है ये तो गोल्डन ड्रैगन है, महारानी ने 6 लेवल के डिवाइन फायर को जगा लिया है। किंगनिंग उस बंदे से बोलता है क्या तुम इस चीज से डर रहे हो? जब वो 6 मास्टर यहाँ पर आएंगे तब वो लोग इस लड़की को मार देंगे। और फिर उसके बाद किंगनिंग अपने दोनों हाथ जोड़कर 6 मास्टर को वहाँ पर बुलाने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर हवा चलने लग जाती है। और फिर उसके बाद किंगनिंग बोलते हैं कि 6 मास्टर कहाँ पर रहेंगे और एक बंदे को उन्हें ढूंढने के लिए भेजते हैं। और फिर उसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ से जाने लग जाता है तो ये उसे अपनी पावर से मार देती है। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है जो भी किंगनिंग को ज्वाइन करेगा और इस डायनेस्टी को धोखा देगा उसे अपनी जान हाथ से गंवानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये उन लोगों से बोलते हैं यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। और फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि किंगनिंग ने हमें बहकाया था, हम अपनी मैजेस्टी के सामने हमेशा वफादार रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनती और उन लोगों को जान से मार देती है। मंत्री हाउ अपनी बहन से बोलता है महारानी ने काफी टाइम बाद अपनी पावर को दिखाया है, जो लोग भी उनके सामने उनकी बात नहीं मानेंगे वो सभी लोग अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठेंगे। और फिर उसके बाद महारानी अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि किंगनिंग के जितने भी बचे हुए सोल्जर्स हैं उन सभी को मार दिया जाए। और फिर उसके बाद वो सारे सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, जिससे किंगनिंग घबराकर नीचे गिर जाता है और बोलता है ये लड़की कब इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई, कोई मुझे बताओ। और फिर उसके बाद किंगनिंग ऑर्डर देता है जितने भी हाई लेवल के कल्टीवेटर वो सभी एक साथ जाकर महारानी के ऊपर अटैक करें। और फिर उसके बाद बहुत सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर महारानी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे महारानी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से हेवनली ड्रैगन को वहाँ पर समन करती है और उसे कंट्रोल करने लग जाती है, जिससे हाई लेवल के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये तो हेवनली ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकती है। और फिर उसके अगले सीन में किंगनिंग के पास एक बंदा आता है उसे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। किंगनिंग उससे बोलता है तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से रिपोर्ट दो। और वो सारे 6 मास्टर कहाँ पर रह गए, वो अभी तक आए क्यों नहीं है? लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और किंगनिंग को बताता है कि जब वो बंदा उन 6 मास्टर को ढूंढने के लिए जंगल में गया हुआ था तब किसी ने उससे पहले ही उन 6 मास्टर को बुरी तरीके से मार दिया था, जिससे किंगनिंग हैरान होकर बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी डिवाइन फायर के रियलम के थे, उन्हें कोई कैसे मार सकता है। और फिर उसके बाद महारानी अपने सारे लोगों को ऑर्डर देती है कि किंगनिंग को जिंदा पकड़ लिया जाए और जो कोई भी किंगनिंग को पकड़ेगा उसे काफी ज्यादा इनाम मिलेगा। और हम लोग दूसरी तरफ किंगनिंग को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसते हुए अपना गला अपने हाथों ही काट लेता है। महारानी उसकी तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हें आत्मा की शांति मिले किंगनिंग। और फिर उसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है। हम लोग टियान को देखते हैं जो कि अपने घर में आता है और बोलता है वाइफ तुम कहाँ पर हो। और फिर उसके बाद ये भी वहाँ पर आ जाती है और ये ने काफी ज्यादा क्यूट ड्रेस पहन रखी होती है। और फिर उसके बाद ये सीधा जाकर टियांग के गले लग जाती है और टियांग उससे बोलता है वाइफ सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। ये टियांग से बोलती है मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वॉर इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी और पूरी सिटी के अंदर मार्शल लॉ लग जाएगा और शायद इसीलिए तुम इतनी जल्दी घर वापस नहीं आ सके। टियांग यही से बोलता है मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ जिसने अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ दिया और उसे परेशानी में डाल दिया। और फिर उसके बाद ये टियांग से बोलती है मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि मैं कभी तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगी। और फिर उसके बाद ये रोते हुए बोलते हैं मुझे सिर्फ ये बात का डर था कि मैं इस बैटल को हार जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं कभी भी अपने पति से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। और फिर उसके बाद टियांग अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वॉर पहले ही खत्म हो चुकी है, अब हम लोग सेफ हैं और आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और फिर उसके बाद यह टियांग को कस के गले लगा लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। टियांग अपने मन के अंदर सोचता है मेरी वाइफ काफी ज्यादा डर गई है, मैं उन 6 सेट को पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं तो इससे फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है किस्मत से हमारी महारानी काफी ज्यादा पावरफुल है जैसे मेरी वाइफ पावरफुल है। यही टियांग से बोलती है महारानी ने अपने 6 लेवल की डिवाइन फायर को कल्टीवेट किया है और उन्होंने बैटल के चलते अपनी पावर को भी दिखाया है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी महारानी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें हमारी महारानी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें किसी बारे में चिंता करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ पहले ही महारानी की सबसे बड़ी फैन है। और फिर उसके बाद ये टियांग को आंख मारती है और दोनों गले मिले हुए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में टियांग और ये दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और टियांग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे किसी भी तरह
यहाँ से कोई वजह ढूंढनी होगी घर से दूर जाने के लिए, ताकि मैं उन सेक्स को खत्म कर सकूं। फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है, भाई मुझे कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे खास तरह की लकड़ी की जरूरत है, इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए ब्लैक रॉक सिटी जा रहा हूँ। ये टियांग से बोलती है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधानी से जाना। और फिर उसके बाद ये अपने मन के अंदर सोचते, ये अच्छी बात है कि मेरा हस्बैंड बाहर जा रहा है, कि टिंगनिंग ने जो भी रताया फैलाया है मुझे इसका सफाया करना है और इसी टाइम में मैं कर लूंगी। और फिर उसके बाद टियांग यही से बोलता है, भाई मैंने तुम्हें सारा टाइम बिजी रखा और तुम्हें परेशान किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो फिर चलो बेड के ऊपर चलते हैं और मैं वहाँ पर तुमसे अच्छे से माफी मांगूंगा। ये टियांग से बोलती है, डिस्गस्टिंग, प्लेटें अभी भी साफ नहीं हुई, हमें मुझे इन्हें साफ करना है। टियांग यही से बोलता है, तुम चिंता मत करो, कल ये पति तुम्हारे लिए सारे प्लेटें साफ कर देगा। और फिर उसके बाद ये टियांग को हरी झंडी दे देती है और टियांग ये को अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा बेड की तरफ भागने लग जाता है। और फिर उसके बाद टियांग ये को सूंघते हुए बोलता है, मुझे ये खुशबू काफी ज्यादा पसंद है। ये टियांग से बोलते हैं, मैं इस बात से नफरत करती हूँ कि तुम मुझे सारा दिन सूंघते रहते हो, क्या तुमने मुझे इतने सालों में अच्छे से नहीं सूंघा है? टियांग यही से बोलता है, बिल्कुल मैं तुम्हें सारी जिंदगी सूंघता रह सकता हूँ क्योंकि ये खुशबू मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद टियांग यही को बेडरूम के अंदर ले चला जाता है और उसके बाद लोग वही करते हैं जो वो करते रहते हैं। और फिर उसके अगले दिन टियांग ब्लैक रॉक सिटी जा रहा होता है, ये उसे बाय बाय कर रही होती है। और फिर उसके बाद टियांग जब फेंजिंग सिटी से बाहर निकलता है तब कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और टियांग बोलता है, महारानी काफी ज्यादा शक्ति है, जो लोग भी फेंजिंग सिटी से बाहर जा रहे हैं महारानी उनके ऊपर नजर रखवा रही है। और फिर उसके बाद हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि टियांग का पीछा कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि ये वही हायर अप्स है जिसके ऊपर हम लोगों को नजर रखनी है। इसके बाद उसका साथी उसके सर के ऊपर एक घुसा मारता है और उससे गुस्से से बोलता है, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम लोगों को नजर रखनी है, हमें उसको सावधान रखना है और उसे सेफ रखना है। और फिर उसके बाद जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो टियांग तब तक वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा चिल्लाकर बोलता है कि वो साला कहाँ पर भाग गया, वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है, क्या वो साला कोई भूत है? और फिर उसके बाद उस बंदे के दोनों साथी उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, उसे मार पीट के बराबर कर देते हैं और उससे बोलते हैं, तुम्हारे पास आंखें थी फिर भी तुमने उसके ऊपर से नजर हटाई और वो गायब हो गया। अगर उस बंदे को गलती से भी हल्की सी चोट लग गई तो फिर हम लोग अपने सर खो देंगे, महारानी हम लोगों के सर उड़ा देंगी। और फिर उसके बाद हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए बिजली की रफ्तार से जा रहा होता है और सिटी को पार करता हुआ जा रहा होता है। फिर उसके बाद टियांग उड़ते हुए 1000 फ्लावर वैली पहुंच जाता है और वहां पर उतरते ही सबसे पहले अपनी कुछ सील अनलॉक करता है जिसकी मदद से उसकी पावर डबल हो जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग फ्लावर वैली को देखते हैं। फ्लावर वैली के अंदर सिर्फ लड़कियां रहती हैं और कोई भी नहीं रहता, वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं होता है। और फिर उसके बाद कुछ लड़कियों की नजर टियांग के ऊपर पड़ती है और वो लड़कियां बोलते हैं, यहाँ पर एक मेल कल्टीवेटर क्या कर रहा है? और फिर उसके बाद वो लड़कियां अपने पास से अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं और टियांग के ऊपर अटैक कर देती हैं। और हम लोग दूसरी तरफ टियांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत होता है और अपने मन के अंदर सोचता है, इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो गया है जब मैंने इतने लोगों को एक साथ मारा था। और फिर उसके बाद टियांग एक चुटकी बजाता है और उन सारे लड़कियों को एक ही झटके में मार देता है, जिससे वहाँ पर खून की बरसात होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद अगला सीन एल्डर हॉल का होता है और वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन लोगों को भी पता चल जाता है कि फ्लावर वैली के अंदर कोई पावरफुल कल्टीवेटर आया है, इसीलिए वो वहाँ से उड़ते हुए सीधा टियांग के पास चली जाती हैं। फिर उसके बाद एक एल्डर टियांग से पूछती है, तुम कौन हो और तुम फ्लावर वैली के अंदर कैसे आ गए? एक एल्डर बोलती है, ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है, इसका बैकग्राउंड क्या है? फिर उसके बाद टियांग उन लोगों से बोलता है, मैं बस तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। वो एल्डर बोलती है, हाँ जल्दी बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? टियांग उन लोगों से बोलता है, रोज नाम की लड़की जो कि फ्लावर वैली से थी वो फेंजिंग सिटी के अंदर मरी है, तो मैं बस ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इस बात से शांत रहोगे या फिर उसकी मौत का बदला लेने के लिए फेंजिंग सिटी के खिलाफ जंग छेड़ दोगे? जिससे एक एल्डर हैरान होकर बोलती है, क्या रोज मारी गई है? फिर उसके बाद वो एल्डर टियांग से बोलती है, क्योंकि फ्लावर वैली की मेंबर फेंजिंग सिटी के अंदर मारी गई है तो फिर फेंजिंग सिटी को इसका बदला लेना पड़ेगा, हम लोग पूरी फेंजिंग सिटी को बर्बाद कर देंगे। एक एल्डर बोलती है, फेंजिंग सिटी के लोग कुछ ज्यादा ही भड़क गए और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग हमारी फ्लावर वैली को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। एक एल्डर बोलती है, काफी टाइम बाद हमने कुछ ऐसा देखा है जो कि हमारी आंखों में चुभ रहा है। फिर उसके बाद वो एल्डर आगे बोलती है, चलो चलकर हम लोगों को मार देते हैं, फिर उसके बाद एक नई डायनेस्टी का उद्घाटन करेंगे। लेकिन तभी टियांग उन लोगों को बीच में रोकता है और उनसे बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के आंसर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, मैंने जैसा सोचा था 6 सेक्टर। और फिर उसके बाद टियांग स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो जो सबसे पहले मेरे हाथों से मारे जाओगे। और फिर उसके बाद वो सारी एल्डर्स टियांग के ऊपर अटैक कर देती हैं और टियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर एक गोल्डन हैंड बना लेता है और उस गोल्डन हैंड को देखकर वो सारे एल्डर्स डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी अपनी जगह से हिल नहीं पाती हैं। और फिर उसके बाद वो सारे एल्डर्स टियांग के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उससे बोलती है, मास्टर क्या तुम हम लोगों को माफ कर सकते हो? और टियांग उन लोगों से बोलता है, ठीक है मैं तुम लोगों को भागने का मौका देता हूँ, अगर तुम लोग भाग सकते हो तो फिर भाग जाओ। और फिर उसके बाद वो एल्डर रोते हुए टियांग से बोलते हैं, तुम तो यहाँ तक कि हम लोगों को छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। और फिर उसके बाद वो गोल्डन हैंड उन लोगों के ऊपर पड़ता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही फ्लावर वैली का नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है, इस जगह को तो काम खत्म हो गया, तो फिर चलो अब अगली जगह पर चलते हैं। और फिर उसके बाद टियांग उड़ते हुए उस दूसरी जगह
पर चला आता है और हम लोग वहाँ पर एक ठेले वाले को देखते हैं और तभी वो ठेले वाला बोलता है यंग मास्टर हम लोग व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस में पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद उस ठेले के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत परियां होंगी और फिर मैं उनके साथ वहीं पर उड़ूंगा। लेकिन फिर उसके बाद उनका घोड़ा अचानक से रुक जाता है और वो लोग जब अपने सामने देखते हैं तब उनके सामने टियांग खड़ा होता है और फिर उसके बाद वो दोनों टियांग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं तो कौन है भाई जो रास्ते के बीच में खड़ा है। लेकिन टियांग उन लोगों से पूछता है मेरे बारे में छोड़ो, तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वो लड़का टियांग से बोलता है मैं एक यंग मास्टर हूँ जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस को ज्वाइन करने वाला है और फिर उसके बाद वहाँ का एक मास्टर बनेगा। लेकिन टियांग उस बंदे से बोलता है लेकिन बच्चे तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा, जिससे वो दोनों बंदे टियांग के ऊपर भड़क जाते हैं और उसे बोलते हैं तुझे पता है कि मेरे अंकल 6 लेवल पर है और वो तुझे यहीं पर कच्चा खा जाएंगे और मेरे अंकल ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस के एक एलर भी हैं। टियांग पीछे मुड़कर बोलता है ओ ऐसी बात है क्या। और फिर उसके बाद टियांग आगे बोलता है लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस जल्दी ही गैप होने वाला है तो फिर तुम्हारे अंकल क्या ही कर लेंगे। और फिर उसके बाद टियांग वहाँ से गैप हो जाता है और फिर उसके बाद अगला सीन व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस का होता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस के अंदर सारे लोग सेंटर में जमा हो रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है और सारे लोग जब ऊपर देखते हैं तो ऊपर टियांग हवा में उड़ रहा होता है जो कि अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। एक बंदा टियांग को देखकर बोलता है ये बंदा कौन है, लेकिन यहाँ पर विजिटर्स का आना अलाउ नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस के एल्डर आने लगते हैं और बोलते हैं लड़के तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से घुस आए और यहाँ पर आकर परेशानी भी खड़ी कर रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पोर्टल के अंदर से व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस के एल्डर्स बाहर निकल रहे होते हैं और उन सारे एल्डर्स को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस एल्डर के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। और फिर उसके बाद वो एल्डर टियांग से बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे घुसे। टियांग बोलता है ये व्हाइट एंड ब्लैक पैलेस जल्दी ही यहाँ से गायब हो जाएगा तो फिर मैं इसे नीचे दिखाकर क्या करूंगा। टियांग की बातों से वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टियांग के ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ टियांग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपना गोल्डन हैंड बाहर निकाल लेता है और उस गोल्डन हैंड को उस फायर बॉल के ऊपर रख देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट पैलेस भी वहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बंदे जब वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो लोग भी उस धमाके को देखते हैं, उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं और वो सभी भी मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि बोलता है चलो ये काम भी हो गया। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है शादी करने के बाद ये रेटी काफी ज्यादा दयालु हो गया जो कि लोगों को एक झटके में मार देता है, उन्हें तड़पाता नहीं है। और फिर उसके बाद बोलता है चलो ठीक है अब बाकी बचे हुए सेक्ट्स को निपटाते हैं। और फिर उसके बाद टियांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने 4 क्लोन बना लेता है और उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो जाके उन चारों सेक्ट्स को खत्म कर दें। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो चारों सेक्ट्स एक एक करके तबाह हो जाते हैं और टियांग मैप के अंदर उन चारों सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बोलता है चलो ठीक है मिशन पूरा हो गया। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है क्योंकि 6 सेक्ट वाला काम खत्म हो चुका है अब मैं अपनी वाइफ के साथ आराम से अपनी लाइफ बिता सकता हूँ। और फिर उसके बाद टियांग वहीं पर खड़ा होकर अपनी वाइफ के अलग अलग कपड़ों के बारे में सोचने लग जाता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म करते हैं और वापस घर जाते हैं। और फिर उसके बाद अगला सीन फंजिंग सिटी के पैलेस का होता है और हम लोग यही को देखते हैं जो कि पेन ब्रश के साथ खेलते हुए बोलती है हस्बैंड को गए हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी उसने मुझे काफी ज्यादा उदास कर दिया है और यार मैं इस स्पॉट को देखकर सिर्फ एक ही चीज कहूंगा ओह गॉड एक बार दिला दे ये चीज कहूंगा। खैर स्टोरी में वापस आते हैं। फिर उसके बाद यह बोलती है हस्बैंड ब्लैक रॉक सिटी के है कुछ लकड़ियां खरीदने के लिए और उसे आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और यह इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर मंत्री हाउ आता है जिसकी वजह से यह चौंक कर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद मंत्री हाउ यही को बताता है कि 6 मेजर लेकिन मंत्री हाउ बोल नहीं पाता तो यह उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम 6 क्या कर रहे हो जल्दी से बोलो। और फिर उसके बाद मंत्री हाउ यही से बताता है कि 6 मेजर सेक्ट वो खत्म हो चुके हैं, उनको किसी ने एक ही बार में तबाह कर दिया, जिससे ये चौंक कर बाहर आ जाती है और उससे बोलती है तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मंत्री बताता है जो स्पाई डायनेस्टी ने वहाँ पर भेजे थे वो सारे लोग मर चुके हैं, जिससे ये हद से ज्यादा हैरान होकर बोलती है वो कौन है जिसने ऐसी पावर को अचीव कर लिया है, वो पक्का कोई ट्रू इमॉर्टल होगा। और फिर उसके बाद ये मंत्री को वहाँ से भेज देती है और अपने मन के अंदर सोचती है वो बंदा आखिर कौन होगा जिसने 6 को किसी मकसद की वजह से खत्म किया है और मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं हमारी डायनेस्टी के ऊपर भी अटैक न कर दे। और फिर उसके बाद ये अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो कि पूरी डायनेस्टी को एक सिंगल मूव में खत्म कर सकता है। अगर कोई मेरी डायनेस्टी और मेरे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर हम सब एक साथ अंडरवर्ल्ड में जाएंगे और अगर मैं रिकार्नेट होती हूँ तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं कितनी जिंदगी के बाद अपने हस्बैंड से दोबारा मिल पाऊंगी। और फिर उसके बाद ये घबराते हुए बोलती है मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर उसके बाद हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि ब्लैक रॉक सिटी पहुंच गया होता है और ब्लैक रॉक सिटी पहुंचते हुए अपनी सील को दोबारा से सील कर लेता है। और फिर उसके बाद टियांग
टियांग सिटी के अंदर जाते हुए बोलता है चलो चलकर जल्दी से लकड़ी खरीद लेता हूँ, वापस घर चलता हूँ। और जब टियांग सिटी के अंदर जा रहा होता है तब जंगल के अंदर फाइट चल रही होती है और टियांग बोलता है ये साले कमीने कभी भी नहीं सुधरेंगे, लेकिन फाइट को अवॉइड करने के लिए मुझे इन्हें इग्नोर करना चाहिए और जल्दी से लकड़ी खरीद के घर वापस जाना चाहिए। और फिर उसके बाद टियांग वहाँ पर खड़ा होकर दोबारा से अपनी वाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन तभी एक लड़की लुढ़कते हुए उसके पीछे से निकलती है और दूर जाकर पेड़ से टकरा जाती है। फिर उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती है, काफी ज्यादा पिटी होती है वो। लेकिन जब टियांग पीछे मुड़कर उस लड़की के हाथ में उस बांसुरी को देखता है तब वो उस बांसुरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी कोई उस लड़की के ऊपर दोबारा अटैक करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जब वहाँ से धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 6 लेवल के 6 लोग होते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ने के लिए आए होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लड़की उन 6 लोगों से बोलते हैं मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ मरूंगी। और टियांग उस बांसुरी को देखते हुए सोचता है ये वो बांसुरी है जो कि मैंने नानजाओ छोड़ने से पहले 10,000 साल पहले अपने 7वें भाई को दी थी। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है क्या ये लड़की लिन फैमिली की डिसेंडेंट है। फिर उसके बाद कहानी यहाँ से 10 साल पीछे जाती है। हम लोग टियांग को देखते हैं और टियांग की आत्मा हेवन से मर के किसी लिन लैम की फैमिली के लड़के के अंदर चली जाती है, जिससे टियांग दोबारा से जिंदा हो जाता है और सारे लोगों की फट जाती है और उसे भूत भूत कहके वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स टियांग को ही अपना लड़का मारने लग जाते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे खिलाते पिलाते भी हैं। और फिर उसके बाद टियांग को भी उन लोगों से धीरे धीरे प्यार होने लग जाता है। और फिर उसके बाद टियांग वो घर छोड़ देता है और आगे अपने सफर पर निकल जाता है। और टियांग को सफर करते हुए रास्ते में उसे एक स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है जिससे कि टियांग अंडरवर्ल्ड में खींच ले जाता है। और फिर उसके बाद टियांग अंडरवर्ल्ड में वहीं पर कल्टीवेट करता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और जब टियांग ब्रेक थ्रू करके एक ट्रू इमॉर्टल बन गया होता है तब वो लिन फैमिली वापस गया होता है, लेकिन तब तक टियांग के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। और फिर उसके बाद टियांग अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देता है और लिन फैमिली को गिफ्ट के तौर पर एक घंटी देता है जो कि उनकी रक्षा करेगी और उनके बैड लक को हटाकर वहाँ पर एक गुड लक भी लाएगी। और तुम लोग इस घंटी को याद रखना क्योंकि इसी की प्रेम कथा आगे होगी। और टियांग ने वहाँ से जाते हुए अपने 7वें भाई को एक बांसुरी भी दी थी जो कि अभी इस लड़की के पास है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है क्योंकि ये लिन फैमिली की डिसेंडेंट है यानी कि मेरी डिसेंडेंट है तो फिर मुझे इसकी जान बचानी पड़ेगी। फिर उसके बाद टियांग जाकर उन 6 लोगों से बोलता है अगर तुम लोगों ने उस लड़की को छुआ तो फिर तुम लोग मारे जाओगे। और फिर उसके बाद वो सारे लोग पीछे मुड़कर बोलते हैं कौन है। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तब वहाँ पर टियांग खड़ा होता है और वो सारे लोग टियांग को देखकर उसे काफी ज्यादा हल्के में लेते हैं और उससे बोलते हैं लड़के अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो और हीरो बनना चाहते हो तो फिर तुम जाकर थोड़ा सा खा पी लो क्योंकि तुम्हारे पास तिनको भी ताकत नहीं है। फिर उसके बाद एक बंदा टियांग से बोलता है हम लोगों को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए क्योंकि हम लोग 6 लेवल के 6 मास्टर हैं। फिर उसके बाद एक बंदा अपनी तलवार बाहर निकालते हुए बोलता है तुम लोग इसके साथ बात क्यों कर रहे हो, इसे मार दो तुरंत। फिर उसके बाद वो बंदा टियांग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है रुक जाओ, तुम लोग जिस पर्सन को मारना चाहती हो वो मैं हूँ, उसे छोड़ दो। लेकिन वो बंदा उस लड़की को इग्नोर करते हुए टियांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो लड़की टियांग के सामने आ जाती है और अपनी बांसुरी की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उस बंदे को पीछे झटक देती है, जिससे उस लड़की की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उस लड़की के मुंह से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो लड़की टियांग से बोलती है यंग मास्टर तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए। और यहीं पर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम लिन गियोन होता है। गियोन टियांग से बोलती है तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो सारे बंदे गियोन से बोलते हैं लिन गियोन तुम्हारी जान खतरे में, लेकिन तुम फिर भी अपने लवर को बचाने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसके बाद वो सारे बंदे टियांग और गियोन के ऊपर हंसने लग जाते हैं, जिससे टियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर उसके बाद टियांग गियोन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे बोलता है पीछे हटो। और फिर टियांग उन लोगों से लड़की टियांग को बताते हैं लिनजू हमारे इंसेक्टर हुआ करते थे और उन्हें 10,000 साल पहले मुझे ये बांसुरी दी थी। फिर उसके बाद टियांग गियोन को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है हालांकि 1000 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी इस लड़की के अंदर मेरे 7वें भाई का खून होगा, इसीलिए मुझे इसे सेव कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद टियांग उस लड़की को हील कर देता है। फिर उसके बाद टियांग उस लड़की से पूछता है कि वो लोग अभी ली फैमिली के बारे में बात कर रहे थे कि तुम आखिरी बच्ची हो, तो फिर लिन फैमिली के साथ हुआ क्या है। और मैंने लिन फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट रखने के लिए वहाँ पर एक बिल भी छोड़ी थी जिसको सिर्फ इमॉर्टल ही हरा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई इमॉर्टल है ही नहीं, तो फिर उस बिल का क्या हुआ। गियोन रोते हुए टियांग से बोलती है मैं अपनी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही बची हूँ और मेरी पूरी फैमिली को होली लैंड के लोगों ने मारा है। टियांग बोलता है होली लैंड के लोगों ने लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया तो फिर ये डर्टी अब होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। गियोन टियांग से पूछती है सिनर क्या आप लिन फैमिली से हैं। टियांग गियोन से बोलता है हाँ किसी तरह से हुआ करता था, जिसकी वजह से गियोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टियांग के सार में शर्माने लग जाती है। टियांग गियोन की तरफ देखते हुए सोचता है अभी इस लड़के को क्या हुआ, अभी तो ये रो रही थी। फिर उसके बाद टियांग गियोन के सामने अचानक से आ जाता है। फिर उसके बाद टियांग गियोन के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसके ब्लड प्रेशर को चेक करते हुए बोलता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा खराब और तुम्हें हल्का सा बुखार भी है। गियोन उससे बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं तो नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद गियोन टियांग से पूछती है सिनर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लिन फैमिली में क्या करते थे। टियांग गियोन से बोलता है तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो चलकर होली लैंड चलते हैं और वहाँ पर उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गियोन टियांग की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे बोलती है मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर है और वो लोग मुझे मार देंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने उस बिल को भी ले लिया जो कि लिन फैमिली की थी, अब वो लोग काफी ज्यादा
ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। टियांग ग्यून से बोलता है तुम चिंता किस बात की कर रहे हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद टियांग ग्यून का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले चलता है। फिर उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं टियांग और ग्यून दोनों एक बड़ी सी तलवार के ऊपर चढ़े होते हैं और वो दोनों फुल स्पीड से होली लैंड की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि उन लोगों की स्पीड कुछ ज्यादा होती है, इसीलिए ग्यून ने टियांग के पैर पकड़ रखे होते हैं और बोलती है क्या स्पीड थोड़ी कम नहीं हो सकती है, हम लोग काफी ज्यादा तेज जा रहे हैं। और टियांग बोल रहा होता है कि यहाँ के लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए मुझे अपनी शॉट का सहारा लेना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। और फिर टियांग बोलता है अगर मैंने जल्दी नहीं की तो फिर मेरी वाइफ भी तो घर पर इंतजार कर रही, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और फिर उसके 3 दिन बाद वो दोनों होली लैंड पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग होली लैंड को देखते हैं जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारी होली लैंड के लॉर्ड ने आखिरकार उस बेल को रिफाइन कर ही लिया है। और फिर उसके बाद हम लोग होली लैंड के लॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम लिंगजोन बोलता है होली लैंड के पहले लॉर्ड ने भी बेल को रिफाइन करने की कोशिश की थी लेकिन वो कर नहीं पाया और वो सारे लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे, लेकिन मैंने इस बेल को रिफाइन करने के लिए एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया और मैं सक्सेसफुल हो गया और मैंने इस बेल को रिफाइन भी कर लिया और इसे अपने ब्लड के साथ जोड़ भी लिया। फिर उसके बाद लिंगजोन उड़ते हुए होली लैंड के सेंटर में आ जाता है और बोलता है मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया और उस बेल को रिफाइन भी कर लिया, अब नानजुआ में हमारा कोई भी राइवल नहीं है। लिंगजोन की बातें सुन के होली लैंड के सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसके कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं और उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद टियांग भी ग्यून के साथ वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तो पहले इन फैमिली के खून का बदला देना पड़ेगा, वो भी होली लैंड के पूरे लोगों के बदले से। लिंगजोन टियांग को देखता है और उससे पूछता है तू कौन है वे और क्या तुझे डर नहीं लगता है कि तेरी जान चली जाएगा कि जब मैं बाहर आया हूँ तभी तू मुसीबत खड़ी कर रहा है। तब एक बंदा लिंगजोन से ग्यून की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये लड़की लिन फैमिली की आखिरी बची वंशज है, इसे मारना होगा। ग्यून उस नीचे वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलते इसी आदमी ने पूरी लिन फैमिली को मारा था। नीचे वाला आदमी भी ग्यून की तरफ इशारा करते हुए बोलता है हाँ मैंने ही पूरी लिन फैमिली को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। फिर उसके बाद टियांग ग्यून से पूछता है क्या तुम सच में उस आदमी को खुद से मारना चाहती हो। ग्यून टियांग से बोलती है हाँ मैं उसे मारना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है, लेकिन वो आदमी अपने डिवाइन फायर के 5th लेवल पे, अगर तुम मुझे 20 साल दोगे तब भी मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी। टियांग बोलता है तुम्हें इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम इसे अभी भी कर सकती हो। लिंगजोन टियांग से बोलता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर है और क्योंकि मैं आज ही कल्टीवेशन करके बाहर आया हूँ इसीलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग टियांग को देखते हैं जो कि ग्यून के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसके अंदर अपनी पावर डालने लग जाता है। फिर उसके बाद ग्यून को भी वो पावर अपने अंदर फील होने लग जाती है और ग्यून बोलती है सीनियर ये कैसी पावर है जो कि मेरे अंदर भड़क रही है। टियांग बोलता है इसके ऊपर से ध्यान मत हटाओ, बस इसे फील करो, ये डेटी का छोटा सा गिफ्ट है जो कि तुम्हारे लिए है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्यून के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और सारे लोग घबरा जाते हैं। और टियांग के पावर देने के बाद ग्यून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है मैं अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, हमने 4th लेवल से सीधा डिवाइन फायर पर आ गई हूँ, क्या ये सब कुछ सीनियर की वजह से हो रहा है जो कि उन्होंने मुझे अपनी पावर दी है। लिंगजोन भी लिंकिंग के लेवल अप को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ गया होता है। फिर उसके बाद ग्यून टियांग के सामने झुक जाती है और उसे ग्रीट करने लग जाती है और टियांग ग्यून से बोलता है अब जाओ, जो तुम करना चाहती थी अब वो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब पावर है। फिर उसके बाद ग्यून सीधा उस आदमी को चैलेंज करते हुए बोलती है जिस बंदे ने ग्यून के पेरेंट्स को मारा होता है। ग्यून बोलती है साले कुत्ते मैं तुझसे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, यहाँ पर आओ और मुझसे फाइट करो। वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है और ग्यून से बोलता है तुम पावरफुल हो गई लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर भारी ही पड़ूंगा। फिर उसके बाद ग्यून अपनी बांसुरी बजाने लग जाती है और उस बंदे के ऊपर एक स्नेक अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और उस धमाके की वजह से वो बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्यून के ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन ग्यून अभी भी उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है, मुझे उस मूव को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बंदा अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए ग्यून के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश मारता है और वो स्लैश सीधा जाकर ग्यून के ऊपर लगता है जिससे ग्यून काफी ज्यादा घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और फिर उसके बाद ग्यून रोते हुए बोलती है मेरे मास्टर ने मुझे पावर दी लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और तभी टियांग ग्यून से बोलता है तुम परेशान मत हो, बस अपनी आंखें बंद करो। और फिर उसके बाद टियांग ऊपर से एक चुटकी बजाता है और टियांग की चुटकी बजाते ही ग्यून को काफी ज्यादा चीजों को नॉलेज होने लग जाती है जैसे मार्शल आर्ट्स, कुंफू, दवाइयाँ, ये सारी चीजें ग्यून को पता चल जाती है। और फिर उसके बाद ग्यून बोलती है अब मेरी बॉडी बेहोश नहीं हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सारे शब्द इमेजिनेशन मेरी बॉडी के अंदर भरते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो बंदा जैसे ग्यून के ऊपर तलवार चलाने वाला होता है ग्यून से बोलती है ऐसा लगता है कि बुढ़े आदमी तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो बंदा पीछे हट जाता है और ग्यून दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपनी बांसुरी बजाने लग जाती है। लेकिन इस बार जब ग्यून बांसुरी बजाती है तब उसके अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है और टियांग बोलते हैं इस बार रेटी कुछ खास लेके आया है जिसको देखकर तुम सभी लोग चौ जाओगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्यून ने जो बांसुरी बजाई होती है उसकी एनर्जी इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा फिनिक्स पक्षी बन जाती है जिससे उन सारे लोगों को बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो सब बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ग्यून उस बड़ी सी फिनिक्स को उस आदमी के ऊपर भेज देती है अटैक करने के लिए और जिस तरफ वो आदमी भी अपनी पावर को दोबारा से अटैक करता है और वही अटैक दोबारा से करता है
लेकिन इस बार जब गियोन का फीनिक्स और वो आदमी आपस में टकराते हैं तब वो फीनिक्स उस आदमी को खा जाता है और वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से गियोन जीत जाते हैं और रोते हुए बोलती है, मदर और फादर मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, आप लोगों को शांति मिल जाएगी अब। फिर उसके बाद वहाँ पर एक दूसरा एल्डर आ जाता है जो कि गियोन के ऊपर अटैक कर देता है और गियोन बोलती है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि मैं यहाँ से हिल सकती हूँ। और टियांग गियोन से बोलता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। और फिर उसके बाद टियांग उस सीनियर के पीछे चला जाता है और उससे बोलता है कि तुम अब यहाँ से गायब हो सकते हो। और फिर उसके बाद टियांग उस सीनियर की तरफ एक उंगली से इशारा करता है और उसकी बॉडी सेंटर से कट जाती है, जिससे वो सारे लोग दोबारा से घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अब ये इमोर्टल कहाँ से आ गया जिसने एक ही चुटकी में उन्हें मार दिया। फिर उसके बाद टियांग गियोन के पास आ जाता है और उससे बोलता है, ये लोग कुछ ज्यादा क्यूरियस होते हैं जबकि उन्हें इतना नहीं होना चाहिए। और गियोन टियांग से पूछती है, मास्टर आपका रियलम क्या है, यानी कि लेवल। और टियांग उससे बोलता है, ये सब कुछ जानना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पर लिंगजुआ आ जाते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, देखते हैं कि तुम अब मेरे हाथों से कैसे बचते हो। और फिर उसके बाद लिंगजुआ वहाँ पर उस बेल को समन करते हैं जो कि बहुत बड़ी फॉर्म में आ जाती है। फिर उसके बाद लिंगजुआ पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, मैंने इस बेल को पहले ही रिफाइन कर लिया, अब मैं भी एक इमोर्टल हूँ और सारे इमोर्टल मेरे सामने चींटियों की तरह और मैं उनसे फाइट भी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद लिंगजुआ टियांग से पूछते हैं, गधे तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और टियांग उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा है, तुम अब उड़ सकते हो और तुम्हें पक्का इनविंसिबल फील हो रहा होगा। और लिंगजुआ टियांग की बातों से कुछ ज्यादा खुश नहीं होता। और फिर उसके बाद टियांग उसे बोलता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा हूँ जो कि ये सब कुछ समझ सकता है। और फिर टियांग उससे बोलता है, चलो ठीक है अब तुम बोल सकते हो, चलो बोलो तुम क्या बोलने वाले थे। और फिर उसके बाद लिंगजुआ टियांग की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बेल को टियांग की तरफ भेजते हुए बोलता है, ये अच्छा होगा कि तू साले मर जाए। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो बेल सीधा टियांग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी टियांग अपना एक हाथ आगे करता है और उससे बोलता है, बेल मेरे हाथ में आके बैठ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो बेल तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है और टियांग के हाथों में आ जाती है, जिससे वो घंटी भी हैरान हो जाती है कि ये साला क्या हो गया, जिससे कि लिंगजुआ और गियोन की दोनों की सांसें अटक जाती है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद लिंगजुआ अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, बेल जल्दी से वापस आओ, लेकिन वो बेल टियांग के हाथों से हिल नहीं रही होती है। फिर उसके बाद लिंगजुआ बोलता है, बेल तुमने मुझे एक मास्टर की तरह माना था, तो फिर तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो, और तुम इसके ऊपर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और टियांग उससे बोलता है, ये कितना ज्यादा मजेदार है, तुम सच में इस चीज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बेल टियांग के हाथों में गिर के सो जाती है, जिसकी वजह से लिंगजुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर लिंगजुआ उस बेल से बोलता है, बेल मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, प्लीज मेरी बातों का कहना मानो। और फिर उसके बाद लिंगजुआ उस बेल से बोलता है, मेरी प्यारी बेल अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो फिर तुम मुझे वो सारी प्राइवेट में बता सकते हो और मैं पक्का उन्हें पूरी करूंगा। लेकिन वो बेल लिंगजुआ की बातों को इग्नोर करता हुआ जा रहा होता है। लिंगजुआ उससे बोलता है, कुछ तो बोलो, इस तरह से परेशानी मत खड़ी करो। और फिर उसके बाद टियांग उस बेल के मजे लेते हुए बोलता है, तुम्हारे पास एक ऐसा मास्टर है, क्या तुम उसकी बातों के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते हो। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं लिंगजुआ की हालत रोने वाली हो जाती है। फिर उसके बाद लिंगजुआ उस बेल से बोलता है, मेरी प्यारी बेल कल तुम इस दुनिया में मेरे हुए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो। और फिर उसके बाद वो बेल उठता है और लिंगजुआ को चिढ़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से लिंगजुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बेल से बोलता है, अगर तुम अपना टेम्पर उतारना चाहते हो तो फिर तुम उतार सकते हो, लेकिन तुम इसके ऊपर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सच में तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और मुझे सच में नहीं लगता है कि मैं ये करते हुए इसमें बिल्कुल भी हिचकूंगा, मैं इस पर कास्ट करने जा रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं टियांग और बेल उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद लिंगजुआ बोलता है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और फिर उसके बाद स्पेल कास्ट कर दूंगा। टियांग और वो बेल दोनों उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिंगजुआ बोलता है 2, लेकिन वो दोनों अभी भी अपनी नाक खुजाते हुए उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिंगजुआ 1 से लेके 5 तक गिन देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद टियांग और बेल वो दोनों ही लिंगजुआ की हालत के ऊपर हंसने लग जाते हैं। और हम लोग दूसरी तरफ लिंगजुआ को देखते हैं, जिसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका होता है और वो रोने लग जाता है। और वो रोते हुए बोलता है, मेरी छोटी बेल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे साथ कैसे रहते थे, मैं तुम्हें हर दिन साफ करता था, तुम्हारे साथ सोता था, हम दोनों ने हर पल एक साथ एंजॉय किया और फिर उसके बाद मैंने आखिर में तुम्हारे साथ अपने ब्लड को जोड़ लिया था, हम दोनों एक हो गए थे। और फिर उसके बाद लिंगजुआ और ज्यादा रोते हुए बोलता है, तुम्हारे और मेरे बीच की दोस्ती इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन तुमने हमारे प्यार को इतनी आसानी से फेंक दिया, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। और लिंगजुआ की इतनी ज्यादा इमोशनल बातें सुन के उस बेल के भी आंखें भर आती हैं और वो रोने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो बेल रोते हुए टियांग के हाथों से भागकर लिंगजुआ की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ रोमांटिक अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के गले लगने वाले होते हैं, लेकिन तभी टियांग चुटकी बजाता है और बोलता है, जल्दी से वापस आओ। बेल पीछे मुड़कर टियांग की तरफ देखता है और फिर उसके बाद लिंगजुआ के मुंह के ऊपर एक चट्टा मार देता है और वहाँ से मुड़ के टियांग के पास वापस चला जाता है। फिर उसके बाद लिंगजुआ का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती है। और फिर उसके बाद लिंगजुआ टियांग और उस बेल की तरफ गुस्से से देखता है तो वो बेल एक कुत्ते की तरह टियांग के हाथों में लहरा रही होती है और
अपनी पूंछ हिला रही होती है कि लिंगजुआ का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उस बेल से बदला लेगा और फिर उसके बाद लिंगजुआ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बेल को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जिससे उस बेल की हद से ज्यादा फट जाती है और फिर उसके बाद वो बेल टियांग से चिपकते हुए रोने लग जाता है। टियांग उससे बेल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद टियांग अपनी एक उंगली उस बेल के ऊपर लगे हुए धागे के ऊपर मारता है, जिससे कि वो धागा टूट जाता है और उस धागे के टूटने के साथ ही लिंगजुआ का ब्लड कांटेक्ट उस बेल के साथ भी टूट जाता है, जिससे लिंगजुआ को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलता है। और फिर लिंगजुआ हैरान होकर बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने इतनी आसानी से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, आखिर तुम्हारा रियल एम क्या है। और फिर उसके बाद टियांग लिंगजुआ से बोलता है, क्या तुम इस बेल की पावर को देखना नहीं चाहोगे। और फिर उसके बाद टियांग उस बेल को ऊपर आसमान में भेज देता है, जिससे कि वो बेल एक पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है और पूरी होली लैंड को अपने नीचे रख लेती है। और फिर उसके बाद टियांग उस बेल से बोलता है, तुम शॉक करो। और टियांग के इतना बोलने से ही वो घंटी अपना घंटा बजाने लग जाती है, जिससे कि नीचे की तरफ एक शॉक वेव जाती है, जिससे कि पूरा होली लैंड कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लिंगजुआ बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बेल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और फिर उसके बाद जब वहाँ से धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि पूरा होली लैंड तबाह हो चुका होता है और वहाँ पर सिर्फ टियांग और गियोन खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद जब टियांग अपनी आंखें खोलती है तब वहाँ पर सिर्फ वो बेल ही बची होती है, पूरा होली लैंड तबाह हो चुका होता है। और फिर उसके बाद गियोन अचानक से रोने लग जाती है, जिससे टियांग हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया। गियोन टियांग से बोलती है, एक क्लैन जो पिछले 5000 सालों से इतना ज्यादा पावरफुल था और मैं उससे बदला लेना चाहती थी, अब आखिरकार मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इसे झेल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ गया। और फिर उसके बाद टियांग उस घंटी को वापस बुला लेता है और उसे गियोन को देते हुए बोलता है, ये लिन फैमिली की अमानत है, तो फिर तुम्हें इसे रख लेना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं का खजाना है, और अपने कुछ खून की बूंदे इस बेल के ऊपर डाल दो और फिर उसके बाद ये बेल तुम्हें अपना मास्टर मान लेगी। लेकिन इस बात को याद रखना, जब तक तुम अपनी हाई कल्टीवेशन में पहुंच नहीं जाते हो तब तक इसे एक्सपोज मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर काफी बार अटैक हो सकता है। गियोन टियांग से बोलते हैं, ये बेल काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे आपके हाथों में होना चाहिए, मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ। टियांग गियोन से बोलता है, तुम सही हो, ये बेल काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे सामने ये बिल्कुल कचड़ा है, मेरे लिए ये बिल्कुल यूजलेस है। गजब बेइज्जती है। और फिर टियांग बोलता है, ये बेल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और तुम टैलेंटेड भी हो, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और तुम इसे आगे चलकर काफी अच्छे से इस्तेमाल करोगी, जिससे गियोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद गियोन अपनी उंगली काटती है और अपने कुछ खून की बूंदे उस बेल के ऊपर डाल देती है। फिर उसके बाद वो बेल भी गियोन के साथ फ्यूज हो जाती है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। और फिर उसके बाद टियांग गियोन के एक स्पेस रिंग में देता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा चीजें होती है, और वो गियोन से बोलता है, इस स्पेस रिंग का इस्तेमाल तुम अपनी फैमिली के लिए कर सकती हो और तुम अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकती हो। और फिर उसके बाद टियांग गियोन से बोलता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया इसीलिए बाय बाय। और फिर उसके बाद टियांग वहां से स्यू करके उड़ जाता है। टियांग के जाने के बाद गियोन बोलती है, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ जो मैं आपसे मिली। और फिर उसके बाद गियोन भी वहां से चली जाती है। और उन दोनों के जाने के बाद वहां पर तो बंदे लोग आते हैं जो कि होली लैंड को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वो बोलते हैं, वो बेल काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे भी वो बेल चाहिए किसी भी कीमत पर। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग गियोन को देखते हैं जो कि अपनी लिन फैमिली के घर पर आए होती है। और फिर उसके बाद लिन अपने पेरेंट्स की मूर्तियों को उठाकर वहां पर रख देती है और बोलती है, मॉम और डैड मैंने अपना बदला ले लिया है। और तभी गियोन की नजर के स्क्रोल के ऊपर पड़ती है। और फिर उसके बाद जब गियोन उस स्क्रोल को खोलती है तब उस स्क्रोल के अंदर टियांग की पेंटिंग होती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये लड़का लिन फैमिली का तीसरा लड़का है और इसका नाम है इमॉर्टल लिन। और फिर उसके बाद गियोन बोलती है, इस पेंटिंग को इंसेक्टर ने बनाया था जो कि सीनियर लिन को अपना थर्ड अंकल कहते थे। और फिर उसके बाद गियोन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेंटिंग तो 10,000 साल पुरानी है। और फिर उसके बाद गियोन वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, मुझे सीनियर से इस बारे में पूछना होगा कि वो क्या लिन फैमिली के इमॉर्टल हैं। फिर उसके बाद अगला सीन फेंजन सिटी का होता है और ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है कि किसी ने होली लैंड को एक दिन में डिस्ट्रॉय कर दिया है। महारानी चिल्लाते हुए बोलती है, वो पर्सन कौन है जिसने एक दिन में होली लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया और 6 को भी। वो बंदा जो रिपोर्ट करने वाला आया होता है वो महारानी से बोलता है, महारानी मैं बस एक रिपोर्टर हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस बात से परेशान होते हैं कि उन्हें टियांग नहीं मिल रहा होता है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और उसकी बात सुन के वो सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसे बोलते बता भाई। और वो बंदा बोलता है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हम लोगों को मास्टर लिन से मिलवा दें। और उस बंदे की बातें सुन के उन दोनों का मुंह लटक जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे कूटने लग जाते हैं और वो तीनों अभी टियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी टियांग उन लोगों के बगल से निकलता है अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर। वो तीनों ही टियांग की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मास्टर मास्टर कह के उसके पास जाने लग जाते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो तीनों टियांग की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और टियांग उन लोगों से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को काफी टाइम से परेशान कर रखा था। वो तीनों टियांग से बोलते हैं, हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तक आप सेफ है तब तक हम लोग भी ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद ट्यांग अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है और उन लोगों को दे देता है। फिर उसके बाद ट्यांग फेंजिंग सिटी के अंदर चला आता है और अपने पास एक अंगूठी बाहर निकालता है और उसे महारानी की पैलेस की तरफ फेंक देता है और बोलता है, महारानी मैं इस चीज की उम्मीद करता हूँ कि तुम इन चीजों का इस्तेमाल करके पावरफुल बन जाओगी और फेंजिंग सिटी को सेफ रखोगी। और फिर उसके बाद अगला सीन पैलेस का होता है और हम लोग देखते हैं महारानी वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहे होते हैं और वो काफी सारी बुक्स की नॉलेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो अंगूठी दरवाजे से अंदर आती है और सीधा महारानी के सर के ऊपर लगती है, जिससे महारानी की कल्टीवेशन टूट जाती है और महारानी चिल्लाते हुए बोलती है, कौन है वे जिसने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। फिर उसके बाद महारानी अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को ओपन करती है, लेकिन महारानी को पैलेस के बाहर कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है, मैंने बस अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा ही लिया था, लेकिन तभी मेरे ऊपर किसी ने स्नीक अटैक कर दिया। फिर उसके बाद महारानी अपनी चोट को छूती है तो वो काफी ज्यादा दर्द कर रही होती है और इसी वजह से महारानी रोने लग जाती है। फिर उसके बाद महारानी की नजर उस अंगूठी के ऊपर पड़ती है, तब महारानी उस अंगूठी को ओपन करती है और जब अंदर जाकर देखती है तब अंदर इतना ज्यादा पैसा होता है कि पूरी सनफेंग डायनेस्टी के अंदर भी इतना पैसा नहीं है। और फिर उसके बाद महारानी सोचती है, मुझे ये किसने दी है। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है ये किसने दी है, मैं इन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी एक टीम बना सकती हूँ जिनकी कल्टीवेशन हाई होगी और मैं उनका इस्तेमाल फाइट के लिए भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद महारानी उस अंगूठी को पहन लेती है और एक बंदा आकर महारानी को रिपोर्ट करता है कि हस्बैंड वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से महारानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हस्बैंड आखिरकार वापस आ ही गया। फिर उसके बाद महारानी उस मंत्री को वहाँ से भेज देती है और बोलती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी दिनों तक अकेला छोड़ दिया था लेकिन अब वो वापस आ गया। और फिर उसके बाद महारानी पागलों की तरह हंसने लग जाती है और खुश होने लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पर वनिया आ जाती है और महारानी से बोलती है, मैंने सुना है कि जीजा जी वापस आ गए हैं। फिर उसके बाद वनिया यही से बोलती है, अब मैंने तुम्हें आखिरकार स्माइल करते हुए देख लिया है। फिर उसके बाद महारानी वनिया से बोलती है, तुम्हारे जीजा जी वापस आ गए हैं इसीलिए मुझे घर जाना होगा। और यही वहाँ से जाते हुए वनिया से बोलती है, तुम यहाँ पर रह के कल्टीवेट करो, अगर तुमने कल्टीवेट करके अपना लेवल नहीं बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगी। फिर उसके बाद ये ट्यांग के लिए टिफिन लेती है और वहाँ से चली जाती है। और वनिया बोलती है, मुझे अपने जीजा जी से जलन हो रही है क्योंकि उन्होंने ऐसी वाइफ से शादी की है जो कि मेरी बहन है। फिर उसके अगले सीन में हम लोग ट्यांग को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच जाता है और दरवाजे को खटखटाते हुए बोलता है, हस्बैंड वापस आ गया है। यह दरवाजा खोल दिया और सीधा ट्यांग के ऊपर छलांग लगा देती है और उसे गले लगाकर बोलती है, तुम आखिरकार वापस आ ही गए हस्बैंड। और यह ट्यांग से पूछता है कि वाइफ घर पर सेफ थी। और फिर उसके बाद ट्यांग की नजर यह की चोट के ऊपर पड़ती है और ट्यांग गुस्सा होकर बोलता है, किसने मेरे वाइफ को मारा है मुझे बताओ, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। और फिर उसके बाद ट्यांग यही से बोलता है, चलो चलकर शावर लेते हैं, मैं काफी ज्यादा थक गया और मेरी पीठ दर्द हो रही है और तुम्हें मेरी पीठ को साफ करना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी पीठ को भी साफ कर दूंगा। फिर उसके बाद अगला सीन बाथरूम का होता है और ट्यांग बाथरूम के अंदर बैठा होता है और यह से बोलता है, वाइफ तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से और हस्बैंड को मसाज दो। फिर उसके बाद यह भी अपने कपड़े उतार के बाथरूम के अंदर चली जाती है और बोलती है, वाइफ तुम्हारी पीठ को साफ करेगी हस्बैंड। और फिर उसके बाद हम लोग दो ठरकियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और ये सब कुछ का मजा लेते हैं। फिर उसके अगले सीन हम लोग ट्यांग और यह को देखते हैं जो कि एक साथ बैठ के नहा रहे होते हैं और यह अपने मन के अंदर सोचती है, क्या मैं सच में कोई ट्रू इमॉर्टल हूँ जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करती है, लेकिन अपने हस्बैंड के चेस्ट के ऊपर लेट के मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और ट्यांग यह से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो। और यह ट्यांग का हाथ पकड़ते और उससे बोलते कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद यह अपने कपड़े उतारते हुए ट्यांग से बोलती है, अब वाइफ तुम्हारे सामने अपने कपड़े चेंज करेगी। यह और ट्यांग दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और यह ट्यांग को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और यह के हाथों से खाना खा के ट्यांग का तो दिल ही खुश हो जाता है और वो पगला जाता है। और यह भी ट्यांग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है, हस्बैंड आखिरकार घर वापस आ ही गया। और फिर उसके बाद ट्यांग यह को बाय बाय करके अपने काम पर जा रहा होता है और फिर उसके बाद यह भी एक कोपचे में चली जाती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां से सीधा फेंजिंग सिटी के पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद एक मंत्री महारानी के पास आता है और उनसे बोलता है, ट्यांगलॉ डायनेस्टी के थर्ड प्रिंस आपसे मिलने के लिए आए हैं। महारानी बोलती है, ट्यांगलॉ डायनेस्टी हमारे नानजो में काफी बड़ी फोर्स है, लेकिन मेरी डायनेस्टी और वो डायनेस्टी कभी भी एक साथ नहीं हुई, हम दोनों के बीच हमेशा तकरार रही है। और ट्यांगलॉ डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस फर्स्ट क्लास मास्टर है, लेकिन वो यहाँ पर किस लिए आया है। और फिर उसके बाद महारानी उस मंत्री से पूछती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। वो मंत्री बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर आपके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखने के लिए आए हैं। महारानी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलती है, मुझसे शादी करने का प्रपोजल क्या वो इसके लायक भी है। वो मंत्री बोलता है, ट्यांगलॉ डायनेस्टी हमारे एम्पायर में काफी बड़ी डायनेस्टी है और मुझे डर है अगर आपने उन्हें मना किया तो फिर इससे हमारे एम्पायर में एक वॉर भी शुरू हो सकती है। महारानी बोलती है, मैं एक महारानी हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मंत्री बोलता है, उस प्रिंस अपने साथ ताकतवर लोग लेके आए जो कि अपने डिवाइन फायर रियलम की पीक पर हैं और देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग इस मैरिज प्रपोजल को पक्का करवा के ही रहेंगे, जिससे महारानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस मंत्री से बोलते हैं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो मंत्री आगे बोलता है, एक मंत्री के तौर पर और हमारी पावर के साथ मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उनके प्रपोजल को डिनाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो मंत्री बोलता है, भले ये करना नहीं चाहते लेकिन आपको अभी के लिए इसे अग्री कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग कोई तरीका ढूंढ लेंगे इस चीज को अवॉइड करने का। ये उस मंत्री के ऊपर चिल्लाते
मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हारे सजेशन के साथ जाऊंगी तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कहाँ रखूंगी, और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो मंत्री महारानी से बोलता है, आपका पति एक ऑर्डिनरी पर्सन है और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ये मंत्री तो यार टियांग को टपकाने के बारे में सोच रहा है। और फिर उसके बाद ये उस मंत्री के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मंत्री तुम जानते भी हो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। हमारी महारानी को काफी ज्यादा काम होता है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको एक कॉमन लाइफ जीने का एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले आपके पति से ही निपटेंगे, जिससे कि टियांगलोंग डायनेस्टी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उनके साथ आराम से शादी कर सकती है। लेकिन तभी महारानी वहाँ से गायब हो गई, उस मंत्री के पीछे आ जाती है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और फिर उसके बाद महारानी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, ओल्ड जिग तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा काम किया और मैं इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने बस तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब थोड़ी देर के लिए आराम करो, अपने घर पर रहो। और वो मंत्री अपना सर जमीन में पटकते हुए बोलता है, महारानी का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मेरी जान नहीं ली। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है, भले ही मेरी जिंदगी चली जाए लेकिन मैं फिर भी अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है, टियांगलोंग डायनेस्टी मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं। और फिर उसके बाद महारानी थर्ड प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड प्रिंस और उसके एक चेले को देखते हैं। वो चेला थर्ड प्रिंस से बोलता है, आप चिंता मत करिए, आपकी शादी सनफेंग डायनेस्टी की महारानी से होगी क्योंकि उसके एंसेस्टर ने हमसे वादा किया था। फिर उसके बाद थर्ड प्रिंस बोलता है, सनफेंग डायनेस्टी की महारानी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इस दुनिया में उसकी जैसी लड़की कोई भी नहीं है, तो फिर ये थर्ड प्रिंस उसे कैसे जाने दे सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर यह आ जाती है और अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाती है। थर्ड प्रिंस अपनी चेयर से उठता है और ये को ग्रीट करता है और उससे बोलता है, ये थर्ड प्रिंस आपसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया है, क्या आप हमसे शादी करेंगी। महारानी उससे बोलती है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो फिर मेरी रॉयल फैमिली के अंदर बहुत सारी राजकुमारियां हैं, तुम उनसे शादी कर सकते हो। वो प्रिंस महारानी से बोलता है, एक प्रिंस के तौर पर तुम्हारी सनफेंग डायनेस्टी की राजकुमारियां मेरे लायक कैसे हो सकती हैं? अगर तुम्हारी पूरी सनफेंग डायनेस्टी में देखा जाए तो सिर्फ तुम ही एक हो जो कि मेरे लिए लायक हो। लेकिन महारानी उससे बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो, इसीलिए माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को ठुकराती हूँ। जिससे उस प्रिंस की सांसें अटक जाती है और वो बोलता है, महारानी तुम जो उससे कह रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद वो प्रिंस अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है, तो महारानी भी अपनी पावर को रिलीज करती है और वहाँ पर अपना गोल्डन ड्रैगन समन कर लेती है। और फिर उसके बाद वो थर्ड प्रिंस बोलता है, मुझे अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर क्यों फील होने लगा। और फिर उसके बाद वो गोल्डन ड्रैगन उस प्रिंस से बोलता है, सुन बे कचड़े, क्या तेरी औकात भी है महारानी से शादी करने की। जिससे कि वो प्रिंस अपने घुटनों पर आ जाता है और महारानी उससे पूछते हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। वो प्रिंस बोलता है, तुमने सच में मुझसे कह दिया कि मैं एक कचड़ा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी सनफेंग डायनेस्टी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। महारानी उससे बोलती है, मैं तुमसे कहती हूँ अगर तुम्हें करना है तो तुम करके दिखाओ, मैं देख लूंगी। और फिर उसके बाद वो प्रिंस अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए महारानी के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर उसके बाद वो प्रिंस जैसे ही महारानी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी महारानी ने हाथ उठाती है और उसके मुंह के ऊपर जोरदार चट्टा मारती है, जिससे वो प्रिंस उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। और फिर महारानी उससे बोलती है, क्या तुमने देख लिया कि तुम कितने ज्यादा कचड़े हो और क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन भी है मुझसे शादी करने के लिए। जिससे वो प्रिंस सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से डिमोनिक की बाहर निकलने लग जाती है। महारानी और वो दोनों बंदे उस डिमोनिक की को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो दोनों चेले बोलते हैं, महारानी ने इसको उकसा दिया है और ये अपनी पावर को रिलीज करना चाहता है बिना इसके परिणाम को जाने। और फिर उसके बाद वो दोनों चेले उस प्रिंस को शांत करने लग जाते हैं और उसको शांत कर देते हैं। और महारानी अपने मन के अंदर सोचती है, ये सांसें पक्का डीमन रियलम की हैं, क्या टियांगलोंग सिटी ने किसी डीमन रियलम वाले बंदे के साथ कनेक्शन कर रखा है। और फिर उसके बाद उस प्रिंस के चेले उससे बोलते हैं, तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और तुमने अपनी सील को तोड़ ही दिया था, और अगर तुम अपनी सील को तोड़ देते तो फिर तुम यहीं पर मारे जाते। फिर उसके बाद वो चेला महारानी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, सनफेंग डायनेस्टी की महारानी तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के ऊपर अटैक करने की, और क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तो हमारे प्रिंस के अलावा और कोई भी नहीं है। महारानी उस चेले से बोलते हैं, मैंने बस वही किया है, उसे सच्चाई दिखाई कि वो किस लायक है। और फिर उसके बाद महारानी थर्ड प्रिंस को अपनी बातों से ही मार देती है। और फिर उसके बाद वो चेला अपने पास से एक स्क्रोल बाहर निकालता है और उस स्क्रोल को खोलते हुए महारानी से बोलता है, टियांगलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर यही चाहते हैं कि ये सनफेंग डायनेस्टी की महारानी अपने घुटनों के ऊपर बैठकर इस बात की माफी मांगे और इस प्रपोजल को स्वीकार करे। महारानी उससे बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूं। और फिर उसके बाद वो बंदा उस स्क्रोल को खोल देता है, तब उसके अंदर से ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि महारानी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। फिर उसके बाद महारानी भी अपने गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकालती है और उसको सामने खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से वो तीनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि किंगडम की वॉर को सिर्फ एक ही साल हुआ है, लेकिन इस लड़की ने अपने डिवाइन फायर को सरपास कर दिया। और फिर उसके बाद वो थर्ड प्रिंस चौंक कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो चेला उस स्क्रोल को बंद करके अपने पास रख लेता है और महारानी से बोलता है, तुमने आज टियांगलोंग डायनेस्टी की बेइज्जती की है, हम लोग इस बात को याद रखेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। और फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और महारानी बोलती है, देखने से ऐसा लगता है कि वॉर दोबारा शुरू होने वाली है। और फिर उसके बाद हम लोग महारानी को उनके स्टडी रूम में देखते हैं और उन दोनों के पास वो दोनों भाई बहन आते हैं। महारानी अपने पास से उस रिंग को निकालते हैं और उसके अंदर जितना भी खजाना होती है उन दोनों को दे देती है और उनसे बोलती है, कुछ लोगों को तैयार करो और उनकी कल्टीवेशन को बढ़ाओ जिनका इस्तेमाल हम लोग जंग में करेंगे। और फिर उसके बाद टियानवू जब उस रिंग के अंदर देखते हैं तब उस रिंग का खजाना देख के टियानवू की आंखों
आंखों से खून निकलने लग जाता है और वो बोलती है ये तो पूरी सनफेंग डायनेस्टी के अंदर भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद महारानी अपने पास से कुछ सीक्रेट मेथड्स निकालती है जिनकी वजह से कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद उन सारे सीक्रेट मेथड्स को मंत्री के पास दे देती है, जिससे मंत्री काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सारे सामान को भर लेता है। और फिर उसके बाद वो मंत्री वहाँ से जाते हुए बोलता है महारानी मैं ये सारे सामान को भर लिया और यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उन सारे लोगों की ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर दूंगा जो कि वॉर में काम आएंगे। और फिर उसके बाद महारानी पहले से बाहर आती है और बोलती है चलो घर चलते हैं, हस्बैंड मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। और फिर उसके बाद महारानी बोलती है जब अपने लॉन्ग ईवीटी लेवल पर पहुंच जाऊंगी फिर उसके बाद मैं अपनी आइडेंटिटी अपने हस्बैंड को दिखा दूंगी और मैं सोचूंगी कि वो कैसा एक्सप्रेशन देगा। और फिर उसके बाद महारानी वहाँ से उड़ते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। और फिर उसके बाद हम लोग पंजिंग सिटी की गलियों में एक लड़की को देखते हैं जो कि ज़ोंगज़ाओ एशियंट होली लैंड जीजिया एकेडमी की सेंटेनेंस होती है यानी कि टीचर, और इसका नाम होता है बायून। फिर उसके बाद बायून हमें बताती है कि जीजिया एकेडमी को 10,000 साल पहले इमोर्टल लिन ने बनाया था और इमोर्टल लिन की पावर को देखकर पूरी जोटियन टेरेरिटी हैरान हो गई थी। लेकिन कुछ हजार साल पहले इस एकेडमी को बंद कर दिया गया, ये भी सिर्फ उस आदमी की वजह से। और फिर उसके बाद बायून बोलती है साले जुनवूजी तूने मुझे यहाँ पर भेज दिया, वो भी किसी को ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद बायून गली के बीच में खड़े होकर कुछ सोच रहे होते लेकिन तभी टियांग उसे टकरा जाता है और बायून अपने मन के अंदर सोचती है मैं जिस पर्सन से अभी मैं टकराई हूँ मुझे उससे कुछ फेमिलियर सी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है। और फिर बायून टियांग की तरफ देखते हुए सोचती है मुझे इस पर्सन से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों महसूस हो रही है। और हम दूसरी तरफ टियांग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है जल्दी से घर चलता हूँ, वाइफ इंतजार कर रही होगी। और फिर उसके बाद बायून आवाज लगाकर टियांग को पीछे बुलाती है। टियांग पीछे मुड़कर बोलता है लड़की क्या तुम मुझे बुला रही हो। और फिर उसके बाद बायून टियांग को चारों तरफ से अच्छे से देखती है और फिर उसके बाद लास्ट में उसके चेहरे के बिल्कुल क्लोज चली जाती है। टियांग बायून से बोलता है तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। और फिर उसके बाद टियांग बड़े स्टाइल से बोलता है कैसा हो सकता है कि तुम मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर मेरे ऊपर फिदा हो गई हो। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है लेकिन लड़की मेरे पास पहले ही वाइफ है और मैं शादीशुदा हूँ। और फिर उसके बाद टियांग उस लड़की से बोलता है प्लीज मेरे मन के साथ मत खेलो। और बायून बोलती है कौन तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। और फिर उसके बाद टियांग बोलता है तुम और मैं इस गली के बीच में बिल्कुल अनजान है और तुम मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देख रही थी, तुम देख रही थी ना। और फिर उसके बाद टियांग उससे बोलता है क्यों है ना, इसी तरह से तो मन के साथ खेलना कहते हैं। और फिर उसके बाद बायून अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है क्या मैं सच में उसे इस तरह से देख रही थी। और फिर उसके बाद बायून बोलती है नहीं बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं देख रही थी। और फिर उसके बाद बायून अपने मन के अंदर सोचती है मुझे अच्छे से देखना होगा, मैं बेवकूफी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अपनी अकेडमी का नाम डुबा दूंगी। और उसके बाद बायून टियांग से उसका नाम पूछती है और टियांग बायून का टांग खींचते हुए बोलता है तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन तुम फिर भी मेरा नाम जानना चाहती हो। और फिर उसके बाद टियांग अपने मन के अंदर सोचता है मुझे लगता है कि ये लड़की बीमार है, अगर मेरी वाइफ ने मुझे इसके साथ देख लिया तो फिर उसे गलतफहमी हो जाएगी और फिर उसके बाद मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी और मेरी चटनी बना देगी। और बायून टियांग से बोलते तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरा तुम्हारे अंदर हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस तुम्हारा सरनेम जानना चाहती हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि तुम्हारा सरनेम क्या होगा। और फिर उसके बाद टियांग बायून को बता देता है कि मेरा नाम सरनेम लिन है और क्या तुम जान चुके तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, जिससे कि बायून लिन सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर उसके बाद बायून बोलती है मुझे अचानक से वो पेंटिंग याद आ गई और उस पेंटिंग के अंदर जो पर्सन था वो बिल्कुल इसी तरह से दिखता था। और फिर उसके बाद बायून टियांग को पकड़ती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके चेहरे को अच्छे से देखते हुए बोलती है इसीलिए मुझे इसके अंदर से फेमिलियर फीलिंग महसूस हो रही थी क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल इमोर्टल लिन की तरह दिखता है। और टियांग बायून से बोलता है मुझे जाने दो, मेरे पास पहले ही वाइफ है, मैं नहीं चाहता कोई मेरी इज्जत लूट ले। और फिर उसके बाद बायून और टियांग दोनों गली के बीच में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद बायून टियांग का हाथ पकड़ती है और उसे उठाकर नीचे पटक देती है और फिर उसके बाद उसे दीवार की तरफ धक्का दे देती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है लेकिन टियांग उसे बोलता है मेरी बॉडी सिर्फ मेरी वाइफ की है और उसे कोई भी छू नहीं सकता है। और फिर उसके बाद टियांग बड़े इमोशनल अंदाज में बोलता है प्यारी लड़की प्लीज मुझे जाने दो। और बायून टियांग से बोलती है नहीं मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। और फिर उसके बाद बायून पीछे मुड़ जाती है और बोलती है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद टियांग की तरफ देखते हुए सोचती है ये बिल्कुल इमोर्टल लिन की तरह लगता है। और फिर उसके बाद बायून अपने मन के अंदर सोचती है कैसा हो सकता है कि ये ओल्ड मैन ऊपर की दुनिया से बोर हो गया था इसीलिए ये ओल्ड मैन नीचे चला आया और यहाँ पर अपनी जिंदगी जी रहा है। और फिर उसके बाद बायून आगे सोचती है अगर ये बात सच हुई तो फिर मेरी अकेडमी दोबारा से चल सकती है, लेकिन मुझे सबसे पहले इसे टेस्ट करना होगा। और फिर उसके बाद बायून टियांग को ग्रीट करते हुए बोलते हैं मेरा नाम बायून है और मैं एक अकेडमी की टीचर हूँ और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई पैट्रियार्च इमोर्टल लिन। जिससे टियांग हैरान हो जाता है और बोलता है जब मैंने अपना रेलियम क्रॉस किया था तब मुझे डर था कि मैं ज़ोंगज़ाओ के अंदर किसी से मिल सकता हूँ, इसीलिए मैंने नानजुआ को चूज किया, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये टीचर ज़ोंगज़ाओ अकेडमी से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन ये यहाँ पर किस लिए आई है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि इन लोगों का मेरे साथ क्या लेना देना है, मुझे बस अपनी वाइफ के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर उसके बाद टियांग बायून से बोलता है लड़की तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है, मैं बस एक 6th लेवल का कल्टीवेटर हूँ, तो फिर मैं कैसे एक पार्टियाज हो सकता हूँ, कैसा हो सकता है कि मैं किसी पर्सन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम दिखता हूँ। और फिर उसके बाद टियांग जोरों से हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पार्टियाज सच में काफी ज्यादा लकी हैं कि उनके
पास इस तरह की लड़की है जो कि उन्हें इतने ज्यादा पसंद करती है, जिससे कि बायोन अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टियाज इस तरह की चीजें को फॉलो करता हो। और फिर उसके बाद टियांग बायोन से बोलता है क्योंकि तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया था, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद बायोन टियांग को वहाँ से जाते हुए देखकर सोचती है पैट्रियार्च की स्ट्रेंथ के साथ उनके लिए कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है कि वो इस तरह का मॉडल दिखना शुरू कर दें। मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि इस तरह का कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि पार्टियाज की तरह एक पर्सन यहाँ पर है। और फिर उसके बाद बायोन बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ, तो फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए और थोड़ा ऑब्जर्व कर लूंगी। और फिर उसके बाद बायोन टियांग का पीछा करने लग जाती है, तो टियांग को पता चल जाता है और टियांग उसे बोलता है मैंने तुमसे बोला ना कि तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया, तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। बायोन टियांग से बोलती है ब्रदर लिन, क्या तुमने ये जमीन खरीद ली है, क्योंकि हम दोनों एक ही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, तो फिर इसे पीछा करना नहीं बल्कि ये कहेंगे कि हम दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं।